हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग देहरादून में। तो आज शुरू कर रहे हैं हम यूके ट्रिपल एससी से संबंधित 42वां प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट जो है उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, अत्युक्ति शब्द के लिए पहाड़ी में लिए गए कौन सा गलत विकल्प है। मतलब पहाड़ी के लिए कौन सा गलत विकल्प है, अत्युक्ति के लिए पहाड़ी भाषा में के लिए जो अत्युक्ति शब्द के लिए कौन सा गलत विकल्प है, वही हमने ढूंढना कि कौन सा सही नहीं है। मतलब इन पे अत्युक्ति का मतलब पहले ऐसे समझ लो कि अत्युक्ति होता क्या है। अत्युक्ति का मतलब होता है कि जो मतलब जरूरत से ज्यादा जब बोला जाता है तो उसी को अत्युक्ति बोलते हैं। तो फरसकी कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है, तो बिल्कुल एकदम सही है ये। ठीक है, फरसाकी गढ़वाली भाषा में अतिउक्ति को फरसाकी बोलते हैं, तो ये भी आपका सही है। गोपोड़ी जौनसारी भाषा में जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको गोपोड़ी बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कौन सा इनमें से गलत है, तो गलत ढूंढना तो गलत कोई भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखना, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो द्वित्व व्यंजन में एक वर्ण स्वर रहित और एक वर्ण स्वर सहित होता है। तो देखो भाई, द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, द्वित्व व्यंजन हम किसके कहते हैं, जैसे क्या हो गया आपका दिल्ली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दिल्ली में जो ये आधा लौ, एक तो मतलब आधा लौ है और एक पूरा लौ है और इस पे ई की मात्रा है, तो यही आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब द्वित्व व्यंजन कैसे हो गया, इसमें आप लोग देखोगे अगर तो लौ आधा लौ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और पूरा लौ है तो इस पर भी हलंत लगा के इस पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगा सकते हैं। ये इस तरीके से अगर आप चाहो इसको अलग तोड़ के देखोगे तो इसी से आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। देखो द्वित्व व्यंजन में एक वर्ण स्वर सहित और एक वर्ण स्वर रहित होता है। तो देखो एक वर्ण तो है स्वर रहित मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं है, और इसके साथ स्वर की मात्रा, तो ये क्या है, स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, द्वित्व व्यंजन में कम से कम एक स्वर और दो व्यंजन होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि एक स्वर, देखो एक तो आपका ये स्वर हो गया ई, और दो आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। ये भी सही है, जब संयुक्त अक्षरों में स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्ण एक समान होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो भाई, आप लोग देखना कि संयुक्त अक्षर, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्ष त्र ज्ञ है ना, अक्ष त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त अक्षर होता है। तो ये तो संयुक्त अक्षर होता है, लेकिन जिसमें एक आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण होता है उसको भी हम संयुक्त अक्षर ही कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप जो है इसको अक्षरों को संयुक्त अक्षर बोल सकते हैं, इसके साथ जैसे आधा क और पूरा तो आ जाता है, जैसे आपका, या फिर आप क्या बोल दो, तो ये भी आपका संयुक्त अक्षर ही कहलाता है, जिसमें एक आधा वर्ण होता है एक पूरा वर्ण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, संयुक्त अक्षरों में स्वर रहित और स्वर सहित, तो ये संयुक्त अक्षर है, ये बिल्कुल इसको हम क्या बोल सकते हैं, संयुक्त अक्षर बोल सकते हैं। जब संयुक्त अक्षर में दोनों वर्ण एक समान हो तो उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं। मतलब जब संयुक्त अक्षर में स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्ण एक समान, देखो स्वर रहित भी लौ है और स्वर सहित भी लौ है, एक समान मतलब एक जैसे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं। तो इसी को हम द्वित्व वर्ण कहते हैं, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो सारे के सारे सही है, तो आंसर हो जाएगा आर, एस और टी सही है। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका भी। दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम लगाइए। देखो भाई, शब्दकोश में आप लोग देखना, जो आपकी हिंदी वर्णमाला आती है वो तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आप लिखोगे ही, लेकिन हिंदी वर्णमाला में जैसा आपका क्या होता है, अ आ ई ऐसे करके आपका इनका क्रम आएगा, है ना। लेकिन इनसे भी पहले क्या आता है, इससे पहले आपका क्या आता है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदा होता लगा हुआ, ये इससे भी पहले आता है, और इससे पहले आपका क्या आता है, अंग आता है। ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, ये इनसे पहले आते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर देखें तो इसमें श्रम को आप तोड़ोगे, तो श्रम को कैसे तोड़ोगे, स हलंत र, है ना, और ऐसे करके स्र और प्लस मो, है ना, ऐसे करके तो आप श्रम को तोड़ सकते हो, है ना। यहाँ पे ओ आ जाएगा, तो मतलब शलजम वाला शौ आ रहा है, तो इसमें तो शलजम वाला शौ किसी में भी नहीं है, तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट वाला ही आएगा, है ना, तो ये फर्स्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद आपका देखो, ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये वाला शौ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सेम है, लेकिन इसमें क्या है आपका, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु वाले ओ से पहले आते हैं या आ से पहले आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों, इससे पहले तो आपके ये दोनों आएंगे, तो इन दोनों में भी पहले नंबर पर आपका ये आ जाएगा, पहले नंबर पे सेम है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे यो है, तो यो पहले आएगा 100, तो यो र ल व फिर 100 आता है, तो ये पहले आएगा, तो मतलब 4 वाला आएगा। इसके बाद 4 के बाद ये 3 आएगा, और 3 के बाद आपका 2 आ जाएगा, तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2, तो मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गाए जाने वाला बाजूबंद नृत्य गीत से संबंधित कौन सा कथन सही है। यह गीत मुख्यतः कुमाऊं और गढ़वाल में गाया जाता है। देखो ये गीत जो कुमाऊं और गढ़वाल में नहीं गाया जाता, हालांकि कुमाऊं में भी लोग इसको पसंद करते हैं और कहीं कहीं पे गा लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो गीत है वो ये मुख्य रूप से कहाँ गाया जाता है, रवाई और जौनपुर में गाया जाता है।
रोई और जौनपुर में गाया जाता है। रोई और जौनपुर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है आपका? गढ़वाल मंडल में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। इस गीत को जंगल में बांज, बुरांस, काफल, देवदार, चीड़ आदि वृक्षों के नीचे बैठकर गाया जाता है, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। इसे दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है, तो ये भी सही, इसको दूड़ा नृत्य गीत कहा जाता है। तो एस और टी जो है इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो एस और टी, एस और टी मतलब सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एस और टी मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कख गिड़की कख बरखी पहाड़ी मुहावरे का अर्थ क्या? कख गिड़की मतलब कहाँ पे गरजा, और कख बरखी मतलब कहाँ पे बरसा। तो गरजा तो कहीं और पे और बरसा कहीं और पे, मतलब बारिश का जो बारिश होती है उससे पहले जैसे गरजता, तो गरज तो कहीं और रहा और बरस कहीं और रहा, तो मतलब बेमेल चीजों का क्या हो रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बोलना कुछ और करना कुछ और, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का बहुवचन होगा, तो कवि शब्द का बहुवचन क्या होता है? कवि वृंत होता है भाई, ठीक है ना। क्या होता है? कवि वृंत हो, कवि का बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विदेशी वर्ण नहीं है? कौन सा इनमें से विदेशी वर्ण नहीं है? देखो भाई, ये वाला जो शब्द है ना जिसमें अर्धचंद्र होता लगा हुआ, अर्धचंद्र है ना, ये आपका किस भाषा का होता है? ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द है, तो ये आपका क्या हो गया? विदेशी शब्द हो गया। ये देखो ख के नीचे यहाँ पे बिंदा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। और जो नुक्ता चिन्ह है ये किस भाषा के? अरबी और फारसी भाषा के शब्द है। अरबी और फारसी भाषा के शब्द है, तो ये भी आपका विदेशज हो जाएगा, है ना, विदेशी वर्ण हो जाएगा। अगर हम देखें जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता लगा हुआ, मतलब अर्धचंद्र के साथ साथ बिंदा भी होता लगा हुआ, तो ये क्या है आपका? ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है, जिसका निर्माण क्या हुआ है आपका? जो केवल ये बिंदु होता, अंक का बिंदा, इससे इसका विकास हुआ, तो ये तत्सम होता है, तो ये तद्भव होता है, तो ये विदेशज नहीं है भाई, ये देशज हो जाएगा आपका। चंद्र बिंदा क्या होता है? देशज हो जाएगा। इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? देखो, मैथिली भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है, और कोंकणी भाषा की लिपि भी क्या होती है? देवनागरी होती है। तो देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा जिसकी देवनागरी नहीं है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सही मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही मिलान करना है, जरा देखिए क्या आंसर आता है। सही मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो ई क्या होता है? तालव्य वर्ण होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो तालु पे जाती है, तालु मतलब मुंह का ऊपरी हिस्सा, तो वो ई है। देखो ई जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। री की बात करते हो, री मूर्धन्य मतलब जिसमें जीभ मुड़ती है, तो री जैसे ट ठ ड ढ, तो इसी में री भी आ जाता है मूर्धन्य में, है ना। ऊ की बात करें तो ऊ जो ओष्ठय होता है, क्योंकि ऊ का उच्चारण जब हम करते हैं, ऊ का जैसे प फ ब भ म, तो ओठ आपस में मिलता है, ऊ में भी ओंठ आपस में मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठय वर्ण बोलते हैं। और ए की बात करें तो कंठ तालव्य, इसके उच्चारण में कंठ मतलब गला और तालव्य मतलब मुंह का ऊपरी हिस्सा, तो गले में भी जोर पड़ता है, गले का प्रयोग भी होता है और मुंह के ऊपरी हिस्से का प्रयोग भी होता है, तो इसको कंठ तालव्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए को कंठ तालव्य बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो अहंकार का पर्यायवाची शब्द कौन? देखो, गर्व भी अहंकार का पर्यायवाची है, दर्प भी अहंकार का पर्यायवाची है, मद भी अहंकार का पर्यायवाची है, लेकिन जीवी क्या होते हैं? जो क्या होता है आपके? जीव जंतु होते हैं। जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं? हम जीवी बोलते हैं, जिनमें जीवन होता है, तो उनको जीवी बोल देते हैं। तो अहंकार का पर्यायवाची जीवी नहीं है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा में क्रिया क्या होगी? देखो, आप बोलोगे जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, आप बोलोगे कि पत्ता यहाँ पे कर्म है, लेकिन जहां पे आपका अपादान कारक देखने को मिलेगा, अलगाव होने का भाव होगा ना, वहां पे सीधा सीधा क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब अकर्मक क्रिया। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर इसी को बोल देगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? फिर ध्वनि होती है। अगर बोलेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो शब्द होता है, क्योंकि सबसे छोटे जैसे वर्ण होते हैं, तो वर्ण तो केवल लेखन चिन्ह है, उनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो शब्द होते हैं शब्दों के अपने अर्थ निकल के आते हैं, और शब्द से छोटा कोई भी ऐसा कुछ होता नहीं है कि जिसकी अपना मतलब अर्थ हो, है ना। तो इसलिए भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द होती है। लेकिन अगर बोलेगा भाव या भावार्थ के आधार पर, तो शब्द में कोई भाव नहीं होता। भाव कब होता है? जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाएंगे तब उसमें भाव निकलता है। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया, देखो, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाहर मतलब स्थान की बात कर रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यह पत्रिका प्रतिमा छपती है, पत्रिका प्रतिमा छप रही है, तो प्रतिमा की बात करेगा, तो ये इसमें जो क्या हो जाएगा? काल की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी है, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी है, यहाँ की बात करा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्थान हो जाएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा।
इसमें करा वह अचानक चला गया, तो वो अचानक चला गया, तो वो चला गया ना, तो उसका जो जाने का तरीका था वो कैसे गया है, अचानक गया। तो जाने का तरीका क्या कहलाता है, रीति कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो जरा कौन सा कथन सही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है कौन सा, विदेशज शब्द। ये होते हैं 4। पांचवा संकर शब्द भी होता है लेकिन उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सही कह रहा है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो ये भी सही है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका इसके आधार पर, एक होगा आपका रूढ़ शब्द, एक होगा आपका यौगिक शब्द, क्या होगा यौगिक शब्द, और एक होगा आपका योग रूढ़ शब्द, क्या होगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, है ना। तो ये भी सही है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं जिनमें रूढ़ यौगिक। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 शब्द, 2 होते हैं भाई, है ना। एक होता है आपका सार्थक और एक होता है निरर्थक, है ना। एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। तो ये आपका गलत बोल रहा है। ठीक है, विकार या व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। तो विकार या व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक होता है आपका कौन सा, विकारी शब्द, एक क्या होगा आपका विकारी शब्द होगा, और एक क्या होगा अविकारी शब्द होगा, है ना। ये आपके किसके आधार पर होते हैं, व्याकरण के दृष्टि से या फिर विकार के आधार पर। तो सही बोल रहा है। 5वां पॉइंट है यहाँ पे, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 6 भेद नहीं होते, बल्कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के क्या होते हैं, 8 भेद होते हैं। जिसमें से क्या होते हैं, 4 तो होंगे आपके विकारी, है ना, और 4 होंगे आपके क्या अभिकारी। जैसे अगर हम विकारी में बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अभिकारी में क्या होगा, क्रिया विशेषण, है ना, आपके समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो 4 ये हो जाएंगे। तो आप भी गलत था, पहला दूसरा और चौथा सही होगा। तो पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा और चौथा, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, यानी कि डी इसका आंसर है भाई। ठीक है, तो क्या था इस क्वेश्चन का आंसर, डी। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य के लिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। मतलब कौन सा इनमें से सही नहीं है वो ढूंढना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए यहाँ पे, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, उसे क्या कहते हैं, बहुश्रुत कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम सही है। पराया दोष ढूंढने वाला, जो पराया दोष ढूंढने वाला होता है उसको क्या कहते हैं भाई, ढूंढने वालों को कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तथ्यान्वेषी किसे कहते हैं, तो जो तथ्यान्वेषी होता है वो होता है कि जो तथ्यों को, जो क्या करता है, तथ्यों को एकत्रित करे। तथ्यों को एकत्रित करने वालों को क्या कहता है, तथ्यान्वेषी कहते हैं भाई। ठीक है, जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरु, तो ये भी सही है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठकुर सुहाती, तो ये भी एकदम सही है। तो गलत कौन सा था आपका, बी वाला गलत था, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, सारे के सारे महत्वपूर्ण एग्जाम में बनते हैं ये प्रश्न। ठीक है, 16 क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है भाई। देखो अगर हम रोटी की बात करें तो जो रोटी है ये क्या है आपका, देशज शब्द है भाई। रोटी कैसा शब्द है, देशज शब्द है। शतरंज, शतरंज कैसा शब्द है, तो शतरंज जो है विदेशी शब्द है। वैसे कहीं कहीं पे संस्कृत भाषा का शब्द भी होता लिखा हुआ, लेकिन ये अरबी और फारसी भाषा से आया, अरबी और फारसी भाषा से आया ये भारत में ना, ये ईरानियों के द्वारा लाया गया, अरब के लोगों के द्वारा। पक्षी आपका क्या है, पक्षी तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत भाषा का शब्द होता है और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है ना। इसका अगर तद्भव देखें तो तद्भव क्या होता है, इसका पंछी होता है। इसका तद्भव क्या होगा, पंछी हो गया। ठीक है ना, तद्भव क्या हो गया, पंछी। बहु तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, बधु होगा। क्या होगा, बधु। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सही मिलान कीजिए। लवण, लवण क्या होता है, लवण एक तत्सम शब्द है, नमक का तत्सम शब्द है भाई लवण। ठीक है, किसका, नमक का। गांठ की बात करें तो गांठ जो है ग्रंथि का तद्भव है, तो गांठ जो है तद्भव है किसका, ग्रंथि का। ठीक है, सरसों की बात करें तो सरसों जो है संथाली भाषा का शब्द है, संथाली भाषा से लिए गए हैं और ये देशज शब्द है। ठीक है ना, ताला जो है द्रविड़ भाषा से लिया गया शब्द और ये भी क्या हो जाएगा आपका, देशज शब्द हो जाएगा। तो 4 3 2 1 जो आंसर हो जाएगा, मतलब बी इसका सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम युक्त कौन सा है, मतलब जो विलोम है वो कौन सा है। जैसे विरोधी है, तो विरोधी का विलोम क्या होता है भाई, अवरोध। अवरोध विरोधी का विलोम नहीं होता है, समर्थन होता है। क्या होता है, समर्थन। विरोध का जो विलोम होगा समर्थन होगा। शेष का विलोम क्या होता है, अवशेष नहीं होता बल्कि अशेष लिख सकता था, अशेष, है ना, या फिर प्रारंभ।
प्रारंभ हो सकता है शेष का, है ना, अंत का होता है वैसे प्रारंभ, लेकिन शेष का भी कई जगह प्रारंभ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत लिख रहा है। अनुदान, अनुदान का क्या होता है, अवदान, तो अनुदान का अवदान नहीं होता, विलोम होता है अस्वीकार, क्या होता है, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना होता है, ठीक है। उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति होता है, तो ये बिल्कुल सही है, डी। चलो अगला है, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, द्विकर्मक रूप में, जहां पे दो कर्म होंगे भाई, ठीक है, एक कर्म हमेशा सजीव होता है और एक निर्जीव होता है, पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। देखो, मदारी के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे, तो दर्शक तो इसमें क्या कहते हैं, वो है आपका क्या कर्म है, लेकिन बाकी कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ करा, देखो अध्यापक है तो अध्यापक यहाँ पे करता है जो काम करवा रहा, विद्यार्थी यहाँ पे ये कर्म हो जाएगा और पाठ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। तो दो कर्म है, तो पहला जो विद्यार्थी सजीव है और दूसरा पाठ आपका निर्जीव है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसी में द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। तो बाकी तो कोई नहीं होगा, वह बहुत पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है, तो इसमें कोई द्विकर्मक क्रिया नहीं है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, तो इसमें भी द्विकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है। देखो स्वर्ण, स्वर्ण क्या है, तत्सम शब्द है किसका, सोने का, है ना। जो सोना है, सोना क्या है आपका, सोना चांदी जिससे गहने बनते हैं उसका तत्सम है, तो ये तत्सम हमें तद्भव ढूंढना, तो इसका तत्सम हो जाएगा। श्रवण भी तत्सम शब्द है। हंसी, हंसी मतलब आपका क्या है, एक तद्भव शब्द है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने लोग हैं। ध्यान रखना, अगर इसे इधर से शुरू करते हैं तो भी आपका स्थान 11वां, इधर से शुरू करते हैं तो भी आपका स्थान 11वां है, इधर से भी 11वां, इधर से भी 11वां, तो 11 और 11 कितना होता है भाई, 11 और 11 होता है 22। तो ऐसे तो 22 आ रहे हैं, लेकिन इधर से भी 11 काउंट हो गया, इधर से भी 11 काउंट होगा, तो इसमें एक माइनस करता है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 21। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमन नमन से तेज दौड़ता है। देखो अमन जो है ये नमन से क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो अमन तेज कर दिया हमने नमन से, है ना। दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, तो जो दीवान है वो मोनू से तेज दौड़ता है, तो दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं। तो जो दीवान है वो मोनू से तेज तो दौड़ता है, लेकिन विजय के बराबर तेज नहीं दौड़ता, मतलब विजय जो है इससे ज्यादा तेज दौड़ता है, किससे, दीवान से। सबसे तेज कौन दौड़ता है, यदि नमन विजय से तेज दौड़ता है, जो नमन है वो विजय से तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब अमन आ जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पवन सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में होगा। देखो भाई पूर्व जो है इधर होता है आपका, है ना, ये पूर्व होता है। अगर आप दिशाएं बनाओगे तो ये आपकी क्या होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। अब सोचो जरा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सिर के बल खड़ा है, मतलब उसका सिर नीचे है और क्या कहते हैं टांगे आपकी ऊपर है, तो क्या कह रहा है वो कि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा की ओर है। तो अगर उसका दायां हाथ पूर्व दिशा की ओर होगा तो मत समझ लो क्या उसका मुंह जो है किधर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, मतलब बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, GEC एक अर्थ दे रहा 8 6 4 2, मतलब G 7 नंबर पर होता तो 7 को उसने 8 लिख रखा है, E 5 नंबर पर आता अंग्रेजी वर्णमाला में तो इसको 6 लिख दिया, C 3 नंबर पर आता तो इसको 4 लिख दिया, A 2 1 नंबर पर आता तो इसको क्या लिख दिया 2, मतलब एक एक नंबर जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उसकी तुलना में बढ़ा दिया है। H कौन से नंबर पर आता है 8 नंबर पर तो इसको 9 लिख देंगे, F कौन से नंबर पर आता है 6 नंबर पर तो इसको क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, B 2 नंबर पर आता तो इसको 3 लिख देंगे, D 4 नंबर पर आता तो इसको 5 लिख देंगे, तो 97 35 आंसर हो जाएगा। तो 97 35 मतलब C इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। देखो भाई 29 फरवरी 1988 को उसका जन्म हुआ। अब 29 फरवरी तो हमेशा लीप ईयर में आती है, और लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें 4 का भाग जाता है और 4 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो आप लोग देखो 29 फरवरी अब जो है 1988 में आ गई, 1989 में नहीं आएगी, 1990 में भी नहीं आएगी, 91 में नहीं आएगी, सीधी 92 में आएगी, तो 1992 में वो पहला जन्मदिन मनाएगा, है ना। तो और फिर 1996 में वो काम क्या मनाएगा, दूसरा मनाएगा। 2000 सन 2000 में 2000 लीप वर्ष आएगा, फिर इसके बाद 4 4 साल के बाद आ जाएगा तीसरा जन्मदिन मनाएगा, और फिर 2004 में आएगा वो कौन सा, चौथा जन्मदिन मनाएगा। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, तो बी पे 4 है, तो बी आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देखो भाई ये एक श्रृंखला दे रखी है, पहले 2 है, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 1 आया, 1 के बाद 1.5 आया, फिर 3 आया, फिर 3 के बाद क्या आएगा, तो ये वो हमें निकालना है यहाँ पे। देखो उसने क्या किया, सबसे पहले जो 2 है 2 में उसने 0.5 की मल्टीप्लाई कर दी, कितनी की मल्टीप्लाई करी 0.5 की, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो आपका ये हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं तो 1 आ गया, तो आ गया ना आपका, ये 2 के बाद क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, जो ये 1 आया था इस 1 में वो किसकी गुणा कर देगा, 1 की गुणा करेंगे तो 1 की कम 1, तो फिर 1 आ गया, तो देखो ये वाला 1 आ गया। फिर जो है ये वाला जो 1 था इस 1 में वो मल्टीप्लाई करेगा 1.5 की,
है ना, तो 1.5 की मल्टीप्लाई करेगा तो 5, ये आ जाएगा आपका 1.5, तो आपका 1.5 आ गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, जो ये 1.5 था इसमें मल्टीप्लाई करेगा ये 2 की, है ना, तो 15 दूनी 30, और 30 का मतलब पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगी, जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो क्या हुआ, उसने पहले तो करी आधे की गुणा, फिर करी 1 की गुणा, फिर करी उसने 1.5 की गुणा, फिर करी 2 की गुणा, अब करेगा 3.5 की गुणा। देखो इसमें उसने किसकी गुणा करी, आधे की, आधा मतलब 0.5, इसमें करी 1 की गुणा, इसमें करी उसने 1.5 की गुणा मतलब 1.5 की, इसमें करी इसने 2 की गुणा, तो इसमें करेगा 2.5 की गुणा, तो 2.5 की गुणा करेगा 3 में, तो 25 या 75 हो जाएगा, 75 एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7:35 पर घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बना रहा हूँ। जैसे आपका घड़ी बनानी है आपने, ठीक है, ये घड़ी बनानी है 5, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है घड़ी बना दी। टाइम क्या हो रहा है, 7:35, तो 7:35, तो घंटे की सुई 7 पे, मिनट की सुई भी 7 पे होगी, दोनों सुइयां सेम पे होगी। तो दिन जो ये दोनों सुइयों के बीच का जो गैप होता है वो गैप लेते हैं हम, अभी जीरो का गैप है, बाई चांस एक 6 पे होती और एक 9 पे होती, तो 1 2 3, तो 3 लेते हैं हम, और इसके साथ हमेशा किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 30 की, और प्लस करके क्या करेंगे, मिनट का आधा, कितने मिनट है 35, तो 35 का आधा क्या हो जाएगा, 35 का आधा क्या हो जाएगा 17, 17.5, 17.5 है ना, 35 का आधा 17.5, तो अब इसमें जीरो से 30 की गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में आप 17.5 को जोड़ोगे तो 17.5 आपका आंसर हो जाएगा, तो 17.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या, ये देखो ये बाइनरी संख्या दे रखी है, इसमें इसका मान क्या होगा, देखो मैं इसको बताता हूँ आपको, सीधा ऑप्शन से बता रहा हूँ, एक तरीका और भी है लेकिन ऑप्शन से ही बता देता हूँ। बाइनरी संख्या कैसे निकालते हैं, मुझे पता है इसका आंसर क्या है 29 है, लेकिन हम इसको 12 को और 29 को दोनों को ही करते हैं। अगर हम 12 की बाइनरी संख्या निकालते तो कैसे निकालते, देखो क्या करेंगे, जैसे 12 है, जैसे आप एलसीएम लेते हो देते ना भाग, तो 12 में 2 का भाग दोगे, 2 से ही देंगे हमेशा, तो 2 6 12, शेष कुछ नहीं बचा तो जीरो, फिर 6 में 2 का भाग दोगे, 2 3 6, अभी भी शेष कुछ नहीं बचा तो जीरो, फिर आपका 3 में 2 का भाग दोगे तो 2 ही कम, 2 एक बार जा रहा, लेकिन एक शेष बच रहा तो एक आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया, तो इसका जो एक यहाँ से उल्टा इधर से इधर को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, तो जो आपका 12 है 12 की बाइनरी संख्या क्या हो जाएगी 1 1 0 0 हो जाएगी। 29 का देखते हैं जरा, तो 29 का देखो क्या आता है, 2 से देखें 2 ही कम 2 और 2 चौको 8, तो एक शेष बच रहा भाई, तो एक आ जाएगा। फिर 2 से दोगे 2 सत्ते 14, पूरा पूरा चल जाएगा, कुछ शेष नहीं बचा। फिर 2 से दोगे 2 छक 2 तिया 6, 2 तिया 6 मतलब एक शेष बच रहा है तो एक आ जाएगा। फिर 2 से दोगे 2 ही कम 2, फिर एक शेष बच रहा तो एक आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 0 1, तो ये आ जाएगा। देखो 1 1 1 0 1 किसका आया 29 का, तो 29 आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा ये वाला DEW, तो D कौन से नंबर पर आता है 4 पे, E कौन से नंबर पर आता है 5 पे, और DW कौन से नंबर पर आता है 23। तो 23 और 5 को आप जोड़ोगे तो 23 और 5 28, 18 और 4 32, तो इनको सबको जोड़ के अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका 32। इसका भी ऐसे करेंगे तो R 18 नंबर पर आता है, R आता है 18 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, और D आता है आपका 4 नंबर पर। तो 18 और 5 23, 23 24 25 26 27, 27 का 7 हासिल 2 और 2 27 ही हो जाएगा ये, तो 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, तो विषम शब्द चुनना है भाई इसमें से, ठीक है, जो मतलब अलग है। आप लोग देखो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है युद्ध के लिए फेमस है, पानीपत भी युद्ध के लिए फेमस है, हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना होगा, ये भी युद्ध के लिए फेमस है, लेकिन सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ के लिए फेमस है, तो यही युद्ध के लिए फेमस नहीं है, तो आपका बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन है ना, आपके 31 से लेकर 70 तक उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे, और 70 से लेकर 100 तक आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, है ना, लगभग 5-6 नंबर के करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो इसमें अभी इतना ही देखते हैं। क्वेश्चन देखना कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि सही कथन का चयन करना आपको। ठीक है, तो कथन ये देखना कि इबर्सन कांड 1930 में पौड़ी में होता है। ठीक है भाई, इबर्सन कांड कब हुआ था 1930 में हुआ था पौड़ी में। ठीक है, कारण देखना, कारण क्या बता रहा है कि इबर्सन ने ब्रिटिश गढ़वाल की जनता पर मनचाहे कर दिए थे, जिस कारण जनता आक्रोशित हो गई, लेकिन ये कारण इसका गलत हो जाएगा। कारण क्या है, देखो इबर्सन कांड 1930 में होता है पौड़ी में, लेकिन ये कांड इसलिए नहीं होता है कि इस पर कर लगाए गए थे इबर्सन के द्वारा। ठीक है, वो तो फिर दूसरा आंदोलन हो गया आपका, करबंदी आंदोलन होता है 1930 में, जिसमें जो ब्रिटिश काल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है 1928 में, उस समय इबर्सन ने वो भूमि बंदोबस्त कराया था, जिसके कारण करबंदी आंदोलन होता है कुमाऊं और गढ़वाल में। लेकिन इबर्सन जो कांड होता है, इसका कारण क्या था भाई, देखो 1930 में भारत में चलता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है, झंडा सत्याग्रह चलता है आदि, ये सारे कारण होते हैं। तो गढ़वाल में भी आपका झंडा सत्याग्रह चलता है, और बद्रीनाथ मंदिर में जो राम प्रसाद नौटियाल है उनके द्वारा झंडा फहराया गया था।
ठीक है, जिसके कारण जो इस समय जो डिप्टी कमिश्नर थे गढ़वाल के, डिप्टी कमिश्नर होते हैं इस समय गढ़वाल के इबरसन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, और जिस कारण एक कांग्रेस के नेता होते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, उनको पौड़ी जेल में बंद किया जाता है और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है इबरसन के द्वारा। और जब ये बात जनता को पता चलती है तो जनता इबरसन का जब भी जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ का उनका विरोध किया करते थे, ठीक है। तो इबरसन कांड में क्या होता है कि इबरसन का जब जनता के द्वारा विरोध किया गया तो इसके बाद इबरसन ने कांग्रेस के लोगों पर दमनकारी नीति अपनाई, जिससे कांग्रेस के नेता को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। यानी कि सीधा सिंपल है कि इबरसन कांड होता है कि इबरसन ने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, उन पर दमनकारी नीति चलाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस कांड को बोलते हैं इबरसन कांड। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा कथन ए तो सही है लेकिन इसका कारण गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32, ठीक है। देखना देवप्रयाग स्थित रघुनाथ घाट मंदिर किस शैली में बना है भाई। देखो रघुनाथ घाट मंदिर हमारे उत्तराखंड में जो है ये टिहरी में है और ये बना है आपका द्रविड़ शैली में। यहाँ पे समझना, देखो भारत में मंदिर की शैलियाँ 3 प्रकार से हैं भाई। एक है आपका नागर शैली, ठीक है, दूसरी आपकी वेसर शैली और तीसरी आपकी द्रविड़ शैली। तो भारत में जितने भी मंदिर है उनकी जो शैलियाँ वो 3 प्रकार की शैलियाँ होती है जो भी मंदिर बने हैं। देखो नागर शैली के जो मंदिर है उत्तर भारत में जितने भी मंदिर है भाई, उत्तर भारत आप समझते हो विंध्याचल जो पर्वतमाला है उससे ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर तक उत्तर भारत में आता है। तो इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे के सारे नागर शैली में बने हैं। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे द्रविड़ शैली में बने हैं, ठीक है। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें दोनों शैलियाँ मिलती हैं, यानी कि नागर भी है और द्रविड़ शैली भी है, तो उन्हें बोलते हैं बेसर शैली के मंदिर। अब देखो उत्तराखंड उत्तर भारत में आता है, तो उत्तराखंड में जितने भी मंदिर बने हैं भाई वो सारे के सारे नागर शैली से बने हैं, ठीक है। 1-2 मंदिर को छोड़कर जितने भी मंदिर है वो सारे के सारे नागर शैली में बने हैं, 1-2 मंदिर को छोड़कर, ठीक है। जैसे उसमें से एक हो गया आपका रघुनाथ घाट मंदिर, एक हो गया आपका नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है, जो ऋषिकेश पौड़ी में पड़ता है, तो ये भी आपका द्रविड़ शैली में बना है भाई। तो 1-2 मंदिर को छोड़कर जितने भी सारे मंदिर है वो सारे के सारे नागर शैली में बने हैं भाई। अब आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पर कत्यूरी शैली भी आती है, यामुन शैली भी आती है, फासना शिखर शैली भी आती है, बल्लभी शैली भी आती है, ठीक है। लेकिन वो सारी की सारी नागर शैली की क्या हो जाएगी, उप शैलियाँ हो जाएगी भाई, ठीक है, उप शैलियाँ वो सारी की सारी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर बने हैं कत्यूरी शैली में, क्योंकि वो कत्यूरी काल के बने हैं भाई। लेकिन उसका आंसर देखो है तो नागर शैली है, लेकिन उसकी जो उप शैली है कत्यूरी शैली, उसमें बने आपके चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कत्यूरी शैली में बना है, ठीक है। आपका यहाँ पर एक मुगल शैली आती है। मुगल शैली में हमारे उत्तराखंड में एक मंदिर बना है बालासुंदरी मंदिर। बालासुंदरी मंदिर आपने पढ़ा होगा काशीपुर में है, ठीक है, काशीपुर में। देखो इस मंदिर को बनाने के लिए औरंगजेब ने सहायता की थी, तो इसलिए ये मंदिर पूरा का पूरा, अगर आप इसका डिजाइन भी देखते हो बालासुंदरी मंदिर का, तो इसका डिजाइन आपका मुगल शैली के जैसा है। तो यानी कि उत्तराखंड में मुगल शैली से बना मंदिर कौन सा है भाई, बालासुंदरी मंदिर। अब कहीं कहीं पर दिया होता है कि बद्रीनाथ मंदिर भी मुगल शैली से बना है, नहीं, बद्रीनाथ मंदिर कत्यूरी शैली से बना है, उसका दरवाजा मुगल शैली से है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी उत्तराखंड शैली आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड शैली, तो ये उत्तराखंड शैली में आपने पढ़ा होगा कटारमल सूर्य मंदिर बना है, ठीक है, अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली से बना है भाई, ठीक है। बाकी देखो कत्यूरी शैली में बहुत सारे मंदिर है। अब आपने पढ़ा होगा माता के जितने भी मंदिर है उत्तराखंड में, माता के जितने भी मंदिर है भाई, माता के आप समझते हो सुरकंडा देवी मंदिर हो गया, ठीक है, आपका नैना देवी मंदिर हो गया, आपका पूर्णागिरी मंदिर हो गया, आपका माता के जितने भी मंदिर है भाई, धारी देवी मंदिर हो गया। तो माता के जितने भी मंदिर है वो सारे के सारे बने हैं बल्लभी शैली में, बल्लभी शैली में बने हैं सारे के सारे मंदिर, ठीक है। और ये बल्लभी शैली भी किसकी उपशैली हो जाएगी भाई, नागर शैली की उपशैली हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका द्रविड़ शैली से हमारे उत्तराखंड में एक तो रघुनाथ घाट मंदिर बना है और दूसरा नीलकंठ महादेव मंदिर बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टिहरी में स्थित माता सती का कौन सा शक्तिपीठ जहां अखंड ज्योति प्रचलित है भाई। तो ऐसा मंदिर है आपका चंद्रबदनी मंदिर शक्तिपीठ, जो कि आपका टिहरी में है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना कि माता सती के 108 शक्तिपीठ है, पूरे भारत में 108 शक्तिपीठ है, उसमें से कुछ शक्तिपीठ यानी कि कुछ मंदिर आपका उत्तराखंड में है। तो वहाँ पर क्या होता है कि माता सती के कुछ ना कुछ अंग गिरे हैं,
और उस अंगों की पूजा की जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा चंद्रबदनी मंदिर जो है टिहरी में, यहाँ पर माता सती का बदन गिरा है, बदन। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, बदन की पूजा होती है माता सती की, ठीक है। सुरकंडा देवी में माता सती का सिर गिरा था, सिर, ठीक है। तो यहाँ पर माता सती के सिर की पूजा होती है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा नैना देवी मंदिर जो नैनीताल में है, वहाँ पर माता सती का नैन गिरा है, तो वहाँ पर नैन की पूजा होती है, ठीक है। पूर्णागिरी मंदिर है चंपावत में, वहाँ पर माता सती के नाभि की पूजा होती है। तो ऐसे कई अलग अलग जगह अलग अलग माता सती के अंग गिरे हैं, तो उनकी पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टिहरी नगर को कब टिहरी बांध में जलमग्न हो गया? देखो टिहरी नगर कब टिहरी बांध में जलमग्न हो गया भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका 29 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। देखो टिहरी बांध से लेकर आप देखो, टिहरी बांध आपको पता है भागीरथी नदी, भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर बना है आपका टिहरी बांध, ठीक है। जो कि कितना मेगावाट बिजली देता है भाई? 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन टिहरी बांध देता है, ठीक है। बाकी 4200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 4200 वर्ग किलोमीटर में टिहरी झील बनी है, ठीक है, जिसका डिजाइन जेम्स ब्रूम ने बनाया था, जेम्स ब्रूम, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें है भाई जो आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी आपको पता है कि टिहरी बांध को योजना आयोग ने मंजूरी दी थी 1972 में, ठीक है। कार्य प्रारंभ हुआ था टिहरी बांध का 1978 में, ठीक है। मंजूरी 1972 में मिली, कार्य प्रारंभ हुआ 1978 में, ठीक है। बाकी आपको पता है कि कार्य जब प्रारंभ हुआ था इसका, तो बहुत धीमी गति से इसका कार्य चल रहा था, जिसके कारण बहुत टाइम लग रहा था बांध बनने में। तब जाके 1988 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टीएचडीसी का गठन किया जाता है, एक कंपनी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थापना की जाती है। और 1989 में यानी कि 1990 में टिहरी बांध का कार्य 1990 में टिहरी बांध का जो कार्य है टीएचडीसी के पास दे देते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होगा भाई कि टिहरी बांध के विरोध में बहुत सारे नेता आगे आए थे। जैसे सबसे पहले टिहरी बांध का जो विरोध किया गया था, ठीक है, जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी वो थी कमलेंदुमती शाह, टिहरी की जो पहली सांसद थी, ठीक है, वो थी कमलेंदुमती शाह। उन्होंने सबसे पहले टिहरी बांध का विरोध किया था, आवाज उठाई थी। उसके बाद आपने देखा होगा एक टिहरी बांध विरोधी समिति भी बनती है 1978 में, टिहरी बांध विरोधी समिति बनती है, विरोधी समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं भाई विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में टिहरी बांध समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 1979 में एक व्यक्ति होते हैं टिहरी में, वीरेंद्र सकलानी वो व्यक्ति है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में टिहरी बांध के विरोध में एक याचिका भी डाली थी सर्वोच्च न्यायालय में। तो कौन थे वो व्यक्ति? वीरेंद्र सकलानी, ठीक है। इसके बाद 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं जो कि टिहरी बांध को विरोध करते हैं और 76 दिन तक वो उनका कार्य रोक के रखते हैं, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि टिहरी बांध के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा किसने निकाली थी? वो थे आप सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ध्यान रखना 1991 में टिहरी बांध के विरोध में गंगा सागर से लेकर और गंगोत्री तक जो साइकिल रैली निकाली थी भाई, साइकिल रैली निकालने वाले थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ध्यान रखना सुंदरलाल बहुगुणा ने बांध विरोध के नेतृत्व में बांध विरोध के लिए साइकिल रैली भी निकाली थी। तो ये सारी चीजें हैं भाई जो आपको पता होनी चाहिए टिहरी बांध से लेकर। कुमाऊं कमिश्नर एक्टन निम्न में से किस घटना में पत्थर लगने से घायल हो गए थे? देखो कुमाऊं कमिश्नर जो एक्टन थे भाई, ये आपके 1942 के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 1942 की क्रांति होती है भारत में, उत्तराखंड में, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे आपके एक्टन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। देखो देघाट कांड होता है अल्मोड़ा में 18 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो ये भी 1942 की एक घटना है, ठीक है। सालम की घटना या सालम की जो क्रांति होती है 25 अगस्त 1942 को होती है अल्मोड़ा में, ठीक है। बाकी सल्ट की घटना आपको पता है कि 5 सितंबर 1942 को होती है। देखो जितनी भी मैंने ये घटना बताई आपको, इस समय ये 1942 की सारी घटना है और इस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे भाई? एक्टन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्टन गोली कांड भी इनके शासनकाल में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36, निम्नलिखित में से पॉलीथीन बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? देखो पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है आपके प्रभात कुमार उप्रेती को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37, राज्य में किस जिले का नाम किसी क्रांतिकारी के नाम पर पड़ा है? देखो राज्य में उधम सिंह नगर जो जिला है भाई, इसका नाम उधम सिंह जो एक क्रांतिकारी थे भारत में, उधम सिंह, ठीक है,
उनके नाम पर पड़ा है उधम सिंह नगर जिले का नाम। देखो उधम सिंह नगर जिले का नाम है, जगह नहीं है उधम सिंह नगर। देखो उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में है भाई, जिले का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर, ठीक है। तो उधम सिंह नगर कोई जगह नहीं है, कोई नगर नहीं है, उधम सिंह नगर पूरे जिले का नाम है और उस जिले का नाम रखा है क्रांतिकारी उधम सिंह के नाम पर। आपने पढ़ा होगा, एक घटना भारत के इतिहास में होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और उस समय जो पंजाब में ये घटना होती है, उस समय वहाँ के जो जनरल होते हैं, जनरल डायर, ठीक है, कमिश्नर जनरल डायर, तो उन्होंने वहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद वो फिर उसके बाद जो घटना हो जाती है उसके बाद वो आपका इंग्लैंड चले जाते हैं। तो 1940 में क्या होता है, 1940 में उधम सिंह इंग्लैंड जाकर उनकी हत्या कर देते हैं जनरल डायर की, ठीक है। तो इसलिए हमारे जिले का नाम उधम सिंह नगर पड़ा है उधम सिंह के नाम पर, ध्यान रखना। बाकी जिला कब बनता है भाई? जिला ये हमारा बनता है 1995 में, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट देखना, पलेटी के सूर्य मंदिर में स्थित शिलापट में किन राजाओं का नाम मिलता है भाई? देखो पलेटी का जो सूर्य मंदिर है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पलेटी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल में है, हिंडोला खाल। और हिंडोला खाल पड़ता है आपका टीरी, टीरी में, यानी कि देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग के टीरी में ये आपका मंदिर है, ठीक। दूसरा ध्यान रखना, इस पलेटी के सूर्य मंदिर में हमें कल्याण बर्मन और आदि बर्मन का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिलता है भाई, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, पलेटी का सूर्य मंदिर बना है फासना शैली में, फासना शिखर शैली, ठीक है। और ये भी नागर शैली की उपशैली अभी मैंने बताया है। तो पलेटी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? फासना शैली में। बाकी उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर है भाई। एक तो आपको पता है कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि आपका अल्मोड़ा में है। दूसरा आपका ध्यान रखना मढ़ का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर, ठीक है। मढ़ का सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में। बाकी मढ़ जो प्राचीन नाम है भाई, मढ़ वो लाखा मंडल का प्राचीन नाम है मढ़, जबकि मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में हो जाएगा। बाकी एक याद रखना कुलसारी का सूर्य मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है। खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका लोहाघाट चंपावत में, ठीक। बाकी आपका उत्तरकाशी में है 2 सूर्य मंदिर, एक भटवाड़ी का सूर्य मंदिर है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, और एक आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर। ये दोनों सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि यही सूर्य मंदिर, इसके अलावा और भी सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अच्छा बाकी यहाँ पर ध्यान रखना भाई, दूती बर्मन पौरव वंश के राजा थे, ठीक है। और पौरव वंश में आपने देखा होगा तालेश्वर ताम्रपत्र किस राजा का मिला है हमें पौरव वंश में? तो वो हो जाएगा आपका दूती बर्मन का। दूसरा गणपति नाग नाग वंश के एक राजा थे, इनका नाम हमें गोपेश्वर अभिलेख में मिलता है भाई, गोपेश्वर अभिलेख, ठीक है। तो ध्यान रखना गोपेश्वर जो अभिलेख है यहाँ पर हमें 4 नागवंशी राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें से एक आपका गणपति नाग भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सही विकल्प देखना भाई, ऑप्शन ए देखना कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को या वीर चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। गलत हो जाएगा भाई, गढ़वाली उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है, महात्मा गांधी ने इन्हें गढ़वाली उपाधि दी थी। देखो जवाहरलाल नेहरू के पास वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1960 में जाते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं 1960 में कि जो गैरसैंण है उसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाओ, ठीक है। ये कहा था किसने? चंद्र सिंह गढ़वाली में जवाहरलाल नेहरू के पास। दूसरा देखना कि गढ़वाली सैनिकों के साहस को देखते हुए पूरे भारत में गढ़वाली दिवस मनाने की सिफारिश महात्मा गांधी ने की। देखो गढ़वाली दिवस महात्मा गांधी ने नहीं की थी, मोतीलाल नेहरू ने पूरे भारत में गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा देखना, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखना 2/18 गढ़वाल राइफल 1930 में असहयोग आंदोलन के दमन के हेतु खिस्सा खानी में तैनात की गई। देखो 1930 में असहयोग आंदोलन होता ही नहीं है, 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, 1930 में होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और इसका नेतृत्व भारत में कर रहे थे आपका कौन? महात्मा गांधी। और अलग अलग जगह अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। वैसे ही आपका देखना होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र था वो, वहाँ पर असहयोग आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और उसका नेतृत्व कर रहे थे आपके उस समय गढ़वाल की जो एक बटालियन होती है,
ठीक है। गढ़वाल की बटालियन होती है 2/18, इनको वहाँ पर भेजा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार का नाम सुना होगा आपने, तो वो वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला रहे थे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से, ठीक है। कहानी ध्यान देना कि खान अब्दुल गफ्फार खां जो आपके पश्चिमी जो भारत क्षेत्र था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र, वहाँ पर वो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला रहे थे। तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने उसका दमन करने के लिए, उस आंदोलन का दमन करने के लिए गढ़वाल राइफल को भेजा था वहाँ पर, ठीक है, 2/18 बटालियन को, जिसमें आपके कौन थे भाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वहाँ पर उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी घटना भारत में महात्मा गांधी के पास पता चलती है। महात्मा गांधी ने फिर इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये अच्छा, यहाँ पर क्या है भाई, सही कथन छाड़ना आपको, यानी कि तीनों के तीनों सभी असत्य हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखो कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके शेखर पाठक, ठीक है। देखो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, इनमें से ध्यान रखना दास्तान ए हिमालय, दास्तान ए हिमालय ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद ये भी इन्हीं की है भाई, ठीक है। एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर पुस्तक भी इन्हीं की है। और हिमांक और कोथनाक, हिमांक व कोथनाक, हिमांक और कोथनाक पुस्तक भी इन्हीं की है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। बाकी शिव प्रसाद डबराल ने देखो उत्तराखंड का इतिहास लिखा है, शिव प्रसाद डबराल ने टिहरी का इतिहास लिखा है, गोरा बादल लिखी है, ठीक है। बाकी श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन लिखा है, ठीक है। उत्तरांचल के अभिलेख और मुद्रा लिखी है, शिव प्रसाद डबराल ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, ठीक। RS टुले ने लिखी है, जैसे ब्रिटिश गढ़वाल, उत्तराखंड ब्रिटिश गढ़वाल लिखी है, चाई घराट, ठीक है। और नैन सिंह रावत, ठीक। तो ये सारी पुस्तकें लिखी है। देखो भक्त दर्शन, भक्त दर्शन इनका नाम राजदर्शन सिंह रावत था भाई, राजदर्शन सिंह रावत, ठीक है, इनका पूरा नाम था। भक्त दर्शन ने क्या है, देखो एक पत्र निकाला था 1939 में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उसे, विशाल कीर्ति नामक 1913 में निकालता है, ठीक है। एक पत्र निकालते हैं 1939 में भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया, ठीक है। उस पत्र का नाम होता है कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि पत्र। कर्मभूमि पत्र किसके द्वारा निकाला गया 1939 में, भक्त दर्शन के द्वारा 1939, ठीक है। तो ध्यान रखना। बाकी भक्त दर्शन ने क्या किया था भाई, इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और जीवन भर खादी पहनने का प्रण लिया था भक्त दर्शन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, टिहरी बांध परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। देखो टिहरी बांध परियोजना 3 भागों में है भाई, 3 चरणों में या 3 भाग है टिहरी बांध परियोजना के। प्रथम है आपका टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, यह है आपकी 1000 मेगावाट की। दूसरा आपका हो जाएगा टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना, ये भी आपकी हो जाएगी 1000 मेगावाट की। और तीसरी आपकी है कोटेश्वर बांध परियोजना, ये हो जाएगी आपकी 400 मेगावाट, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर बनती है आपकी 2400 मेगावाट, ठीक। तो 2400 मेगावाट आपका टिहरी बांध है, तो 3 भागों में है, ठीक है। तो इसका जो प्रथम चरण है, यानी कि टिहरी बांध परियोजना का जो 1000 मेगावाट का प्रथम चरण है, ये आपका 30 जुलाई 2006 को प्रथम चरण चालू होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखना, कुमाऊं में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर आपका द्वाराहाट अल्मोड़ा में होगा, ठीक है। बाकी आपका जो केदारनाथ मंदिर है वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर है वो आपका चमोली में है। बाकी कुमाऊं में भी केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर है भाई, द्वाराहाट में। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में हरचंद और बालचंद नामक ठंडे कुंड किस जिले में है भाई। देखो ये हो जाएंगे आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में एक पार्वती कुंड भी है, पार्वती कुंड, ठीक। दूसरा नंदा कुंड भी हो जाएगा यहाँ पर, नंदा कुंड, ठीक है। बाकी आपका एक थामरी कुंड भी है यहाँ पर, थामरी कुंड, ठीक है। मदन कोट कुंड है यहाँ पर, मदन कोट कुंड। तो ये सारे के सारे कुंड कहाँ पर हो जाएंगे भाई, पिथौरागढ़ में हो जाएंगे। बाकी चमोली में भी बहुत सारे कुंड है भाई, नारद कुंड हो गया, ब्यास कुंड हो गया आपका, बैतरणी कुंड हो गया आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे। चलो नेक्स्ट देखना, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए संदेश किसका था कि रोहो नहीं आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा गया था भाई, ठीक है। वीडियो का जो एग्जाम हुआ था
23 में, तो वहाँ पर भी पूछा था कि ये नारा किसने दिया, रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये दिया था भाई आपका तुलसी देवी ने, ठीक। बाकी तुलसी देवी ने एक पत्र भी निकाला था, महिला जागृत पत्रिका, महिला जागृत पत्रिका, अल्मोड़ा से महिला जागृत पत्रिका का जो संपादन किया था तुलसी देवी ने किया था, ठीक है। बाकी दुर्गा देवी पंत वो महिला है जिन्होंने 1932 में कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन जो कि 1932 में अल्मोड़ा में होता है, उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ कि कुमाऊं महिला सुधार सम्मेलन जो 1932 में अल्मोड़ा में होता है, उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन होते हैं, दुर्गा देवी पंत, ठीक है। बाकी कुंती वर्मा क्रांतिकारी, महिला क्रांतिकारी है, ठीक है, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का किया था भाई, और इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। बाकी बिस्नी देवी शाह अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली बिस्नी देवी शाह है, इनके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद में झंडा फहराया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, शिवालिक शब्द शिव और अलग शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाई, देखो इसका अर्थ हो जाएगा आपकी शिव की भौहें, ठीक है। चलो बाकी शिवालिक भाई आपको पता है, शिवालिक पर्वतमाला या शिवालिक हिमालय के 4 भागों में जो बंटा है हिमालय, ठीक है। 4 भागों में सबसे बाह्य क्षेत्र हो जाएगा आपका बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसे, शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी पुराणों में इन्हें मेनाक पर्वत कहते हैं, पुराणों में शिवालिक को किस नाम से जानते हैं, मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में मलवरी, टसर, एरी और मूंगा क्या है। देखो ये सारी की सारी रेशम के प्रकार है भाई, ठीक है। राज्य में 4 प्रकार से रेशम का उत्पादन किया जाता है, 4 प्रकार से, और 4 प्रकार से राज्य में देखो कौन कौन से, मलवरी होती है, टसर होती है, एरी होती है और मूंगा होती है, ठीक है। बाकी आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा भाई कि चंद वंश के एक राजा थे इंद्रचंद, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रेशम का उत्पादन शुरू किया था, पटरंग वाली प्रथा चलाई थी, ठीक है। ये कहानी तो आपको पता ही है। बाकी हमारे राज्य में रेशम उद्योग सबसे पहले, राज्य में रेशम उद्योग की शुरुआत सबसे पहले जो होती है 1958 में होती है देहरादून में, ठीक है। देहरादून में रेशम उद्योग का कारखाना या इसकी स्थापना होती है 1958 में। बाकी यहाँ पर सिल्क पार्क भी है भाई एक, देहरादून में सिल्क पार्क जो कि 2007 में बना, ठीक है। देहरादून में सिल्क पार्क है, ये भी रेशम से संबंधित है, ठीक है। रेशम विभाग का मुख्यालय भी प्रेमनगर देहरादून में है, ठीक। चलो बाकी नेक्स्ट देखना 47, माँ धारी देवी के मुख्य भाग की पूजा कलियासौड़ में होती है जो कि श्रीनगर में है, ठीक है। जबकि निचले भाग की पूजा कहाँ पर होती है, देखो माँ धारी देवी की पूजा जो निचले भाग की पूजा होती है वो होती है मैठाणा में, और ये पड़ता है आपका कालीमठ रुद्रप्रयाग, ठीक है। बाकी ऊपरी भाग की पूजा, मुख्य पूजा, देखो मुख्य पूजा कहाँ होती है इनकी, कलियासौड़ श्रीनगर में है। बाकी धारी देवी मंदिर जो है आपका श्रीनगर, ठीक है, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे हैं भाई श्रीनगर में। बाकी माँ धारी देवी यहाँ पर मूर्ति किसकी है भाई, किसकी पूजा होती है, काली के रूप में पूजा की जाती है माँ देवी की, ठीक है, माँ धारी देवी की, ठीक। बाकी नैना देवी मंदिर नैनीताल में है, ज्वालपा देवी पौड़ी में, माँ काली इंद्रोली, ठीक है। नेक्स्ट देखना, असत्य विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है भाई दिया हुआ, देखो देखना यहाँ पर, उड़द की दाल से बना विशेष प्रकार का व्यंजन, उड़द की दाल से बना विशेष प्रकार का जो व्यंजन होता है उसे बोलते हैं चसवाणी, ठीक है। चलो गेहूं के आटे, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार का मीठा व्यंजन बूढ़ा, देखो बूढ़ा नहीं होगा वो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका गुलगुला कहते हैं उसे, गुलगुला, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। गेहूं के आटे के गुड़ से बना आदि गुलाब जामुन जैसे गोल गोल होते हैं, तो अलग अलग भाषा में देखो जौनसारी में उसे बोलते हैं पिनुआ टाइप का बोलता है, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र में पिनुआ बोलते हैं, काले काले होते हैं, मंडुआ के आटे से बनते हैं या गेहूं के आटे से बनते हैं। बाकी गुलगुला बोला जाता है भाई उसे, ठीक है। बाकी सोयाबीन से बना जो दाल होती है उसे बोलते हैं बर्दरानी, ठीक है, ऐसा होगा ये बद्रवाणी, ठीक। गहत की दाल से बना हुआ विशेष व्यंजन होता है गतवाणी, ठीक है भाई। बाकी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अरबी से बना होता है एक, उसे बोलते हैं पत्तियोड़, ठीक है। आलू से बना होता है उसे बोलते हैं थिचवाणी, तो अलग अलग होते हैं गढ़वाली भाषा में। चलो नेक्स्ट देखना 49 क्वेश्चन देखना, क्या बता रहा है ये कि संदीप थारू समाज की सरिता से, देखो संदीप थारू समाज की सरिता नाम की लड़की से अपना विवाह सुनिश्चित कर रहा है, यानी कि विवाह तय कर रहा है। तो बताइए विवाह तय होने पर थारू समाज की रीति रिवाज के अनुसार कौन सी रस्म होती है भाई। देखो थारू समाज में जो विवाह तय करने को बोलते हैं उसे बोलते हैं पक्की पौड़ी, ठीक है,
तो विवाह तय को थारू समाज में क्या बोलते हैं भाई? पक्की पौड़ी बोले जाते हैं। ठीक है, देखो थारू समाज में पहले चलता था बदला विवाह, बदला विवाह प्रथा चलती थी थारू समाज में प्राचीन समय में। ठीक है, बदला विवाह का मतलब होता है कि बहनों का आदान प्रदान करना, यानी कि एक घर में उन्होंने अपनी बहन दे दी, वहाँ से उनकी बहन इस घर में आई। लेकिन प्राचीन में ये प्रथा नहीं है, पहले चलती थी। प्राचीन में थारू समाज में 3 टिकटी प्रथा चलती है। ठीक है, 3 टिकटी प्रथा का मतलब है अब तो बहनों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ किसी के भी घर जाकर वहाँ से किसी भी लड़की से शादी कर लेते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। ठीक है, उसे बोलते हैं 3 टिकटी प्रथा। ठीक है, बाकी थारू समाज में अपना पराये को बोलते, सगाई को बोलते हैं। सगाई को क्या बोलते हैं भाई? अपना पराया बोलते हैं। बात कट्टी, थारू समाज में बात कट्टी क्या होता है? विवाह की तिथि तय हो गई, विवाह की तिथि तय होने को, देखो विवाह तय होने को बोलते हैं पक्की पौड़ी, लेकिन जब सगाई होती है, सगाई के बाद विवाह की डेट निकाली जाती है तो उसे बोलते हैं बात कट्टी। ठीक है, बाकी चाला प्रथा क्या होती है? चाला प्रथा क्या होती है थारू समाज में? चाला प्रथा होती है चाला प्रथा जो थारू समाज में होती है, जब विवाहित लड़की यानी कि महिला जब स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो उसे बोलते हैं चाला संस्कार या चाला प्रथा। ठीक है, स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए। बाकी देखो थारू समाज में विधवा विवाह भी होता है भाई, विधवा विवाह। और विधवा विवाह थारू समाज में 2 प्रकार से होते थे। ठीक है, एक को बोलते हैं चुटकला विवाह। ठीक है, चलो विधवा विवाह देखना। विधवा विवाह थारू समाज में 2 प्रकार से होता है भाई, एक होता है चुटकटा और दूसरा होता है उठान। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर थारू समाज में चुटकटा और उठान क्या है, ये विधवा विवाह के प्रकार है भाई। और विधवा विवाह के समय थारू समाज में एक भोज दिया जाता है, लट भरवा भोज। तो ध्यान रखना, लट भरवा भोज थारू समाज में दिया जाता है विधवा विवाह के समय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सही मिलान कीजिए भाई। आप देखो सही मिलान करना है यहाँ पर। भारत केसरी किसे बोलते हैं? लाभांशु शर्मा को। एप्पन गर्ल बोलते हैं आपकी मीनाक्षी खाती को। मशरूम गर्ल बोलते हैं आपकी दिव्या रावत को। यानी कि 3-1-2, 3-1-2 का मतलब है 3-1-2। ठीक है, यानी कि 3-1-2 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखना 51। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी 1902 में। देखो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 में होती है। ठीक है, और ये होती है पंजाब के गुजरांवाला में, लेकिन इसे हरिद्वार लाया जाता है 1902 में। ठीक है, तो ध्यान रखना हरिद्वार के कांगड़ी में इसे कब लाया गया? 1902 में। बाकी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है इसे 1962 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 52। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी कि जिसे 108 बोलते हैं, इसकी शुरुआत 2008 में होती है और इस समय खंडूड़ी सीएम होते हैं। ठीक है, खंडूड़ी ने इसकी शुरुआत की थी। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है भाई? देखो राज्य में पर्वतीय भाग है आपका 86.07% आपका पर्वतीय भाग है। बाकी मैदानी भाग कितना हो जाएगा भाई? जो जितना बचा हुआ भाग है मैदानी हो जाएगा, यानी कि 13.93% आपका मैदानी भाग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, किस केदार में भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है? देखो आपने पढ़ा होगा पंच केदार में सबसे पहले केदार आता है केदारनाथ। ठीक है, यहाँ पर होती है भाई भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा, पृष्ठ भाग। और ये आपको पता है रुद्रप्रयाग में। दूसरा केदार है आपका मद नाथ। ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी नाभि की पूजा। तीसरा आपका है आपका तुंगनाथ। यहाँ पर होती है भगवान शिव के भुजाओं की पूजा। चौथा है आपका रुद्रनाथ। यहाँ पर होती है आपकी मुख की पूजा, भगवान शिव के मुख की पूजा। पांचवा है आपका कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, और यहाँ पर होती है भगवान शिव के केश की पूजा। ये दोनों हो जाएंगे भाई आपका चमोली में। ठीक है, ऊपर के 3 हो जाएंगे आपके रुद्रप्रयाग में। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस केदार की पूजा, भगवान शिव के नाभि की पूजा कहाँ पर होती है भाई? मद महेश्वर नाथ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक कहावत दी है भाई, तो न तनखा भजराम हवलदारी। देखो तो न तनखा यानी कि बिना वेतन, न तनखा यानी कि बिना वेतन के, बजराम हवलदारी यानी कि बिना वेतन के बड़ा काम करना। ठीक है, ये इसका। बाकी हवलदार की सैलरी, बजराम को सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, बाकी ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 56 क्वेश्चन। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। देखो 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है चंद्रवंश के। ठीक है,
चंद वंश में आपने पढ़ा होगा कि 36 रकम 32 कलम, यानी कि चंद राजवंश में 36 राजकर हुआ करते थे। राजकर अलग अलग प्रकार के कर थे, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे चौपदार कर हो गया आपका, ठीक है, पुंगाड़ी कर तो आपका गोरखा शासन काल में था, ठीक है, भाग कर हो गया आपका, ठीक है, आपका नदी पुलों पर लगने वाला कर था आपका, ठीक। तो बहुत सारे कर थे आपके चंद राजवंश में, जिसे 36 रकम 32 कलम के नाम से जाना जाता था, यानी कि 36 राज कर थे। इस 36 रकम 32 कलम को समाप्त करने वाले कौन थे भाई? उन्मूलन करने वाले या समाप्त करने वाले कौन थे? गोरखा शासन। चलो नेक्स्ट देखना, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है भाई? देखो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित आपका केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग में है। बाकी तुंगनाथ मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर शीतकाल में भगवान केदार की पूजा होती है, शीतकाल में मक्खू मठ में, मक्खू मठ, ठीक है। तुंगनाथ की पूजा शीतकाल में कहाँ पर होती है भाई? मक्खू मठ में। बाकी बागनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में, कल्पेश्वर नाथ आपका चमोली में हो जाएगा। यहाँ पर भगवान शिव के केश की पूजा होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है भाई। देखो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी आपकी नैनीताल में हो जाएगी, और ये बनी थी भाई 1988 में, ठीक है। और इसका नाम जो वर्तमान में है RS टोलिया है, RS टोलिया नाम, ठीक है। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ये पूरा नाम है इसका। तो इस प्रशासनिक अकादमी के आगे RS टोलिया नाम कब जोड़ा गया भाई? 2016 में। तो ध्यान रखना RS टोलिया नाम कब जोड़ा गया? 2016 में। बाकी एक मसूरी में भी आपकी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। और ये बनती है आपकी 1959 में, 1959, ठीक है। तो जो आपका IS का पेपर निकालते हैं भाई, IS की जो ट्रेनिंग होती है IS की, वो आपका लाल बहादुर शास्त्री में होती है भाई। बाकी उत्तराखंड के जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, ठीक है, PCS वगैरह या BDO की ट्रेनिंग भी आपकी कहाँ पर होती है भाई? RS टोलिया में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है भाई? देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें, उत्तराखंड का जो साक्षरता है, टोटल साक्षरता, ठीक है, वो है आपका 78.82% है उत्तराखंड की साक्षरता ये, जो कि पूरे भारत में 17वें नंबर पर आती है। 17वें नंबर उत्तराखंड का है भाई साक्षरता की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है महिला और पुरुष, पुरुष और महिला का साक्षरता, ठीक है। तो पुरुषों का साक्षरता है भाई 87.82% और महिलाओं का है आपका 70.00, यानी कि 70% है महिलाओं का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला वो हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा आपका हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा देहरादून, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। बाकी आपको ध्यान रखना कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है भाई? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है देहरादून, ठीक है। उसके बाद नैनीताल आता है, फिर आपका पिथौरागढ़ आता है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस फसल को विलियम डॉलर ग्रॉस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सी फसल है भाई जिसे विलियम डॉलर ग्रॉस के नाम से भी जाना जाता है? तो वो फसल हो जाएगी आपकी झंगोरा फसल, ठीक है। झंगोरा पर्वतीय क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक। बाकी आपको ध्यान रखना उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गेहूँ, गेहूँ के बाद आपका धान, धान के बाद आपका गन्ना, ठीक है। गन्ने के बाद आपका मंडुआ, गन्ना मंडुआ। तो ये आपका सीरियल है भाई, सीरियल भाई है आपका कि सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल, उसके बाद धान, गन्ना, मंडुआ, ठीक है। गेहूं की फसल लगभग आपका 33% क्षेत्र में उगाई जाती है, धान आपका 26%, ठीक है, गन्ना आपका है 9% के आसपास, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन वाले जिले है आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। सबसे ज़्यादा धान उत्पादन वाला उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भाई? उधम सिंह नगर में होता है, हरिद्वार में होता है, देहरादून में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 61, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे लौंग भी कहते हैं कहाँ पर पहनती है भाई? देखो लौंग आभूषण जो पहना जाता है ये पहना जाता है नाक में, ठीक है, नाक में। नाक में देखो और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं भाई? बुलाक हो गया, एक बुलाक, ठीक है। एक वो आपका बेसर हो गया, बेसर, ठीक है। विड हो गया, विड, ठीक। नथ हो गया, नथुली हो गया। तो ये सारे के सारे आभूषण नाक में पहनते हैं। बाकी गले में पहनते हैं गुलबंद, गुलबंद आभूषण, ठीक है, जिसे कुमाऊं में रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, रामनवमी। बाकी चरियो पहना जाता है गले में, ठीक है।
बलडंग हमेल पहना जाता है, जिसे बलडंग भी कहते हैं, हमेल, ठीक है। कंठी माला पहनी जाती है, कंठी माला, कंठी माला भी गले में पहनते हैं। गुंठी माला पूछे भाई, गुंठी माला हाथ में पहनते हैं, गुंठी माला, गुंठी माला हाथ में पहनते हैं, ठीक है, अंगुली में गुंठी माला, जबकि कंठी माला पहनते हैं आपके गले में, ठीक है। हाथों में आपने गुंठी माला देखा होगा भाई, लक्षेप देखा होगा, लक्षेप आभूषण, लक्षेप भूटिया जनजाति की महिलाएं पहनती है, ठीक है। बाकी आपने हाथ में देखा होगा बाजूबंद, ठीक है, बाजूबंद नाम का आभूषण हाथ में पहनते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे हाथ के, हिरोदा हो गया, हिरोदा नामक आभूषण भी हाथ में पहनते हैं, ठीक है। और नो नाम का आभूषण हो गया एक, नो, ठीक है। चलो, पाँव में आपने देखा होगा, पाँव में पहनते हैं आपका भाई पौंछी नामक आभूषण, ठीक है। इमरती, अमृतार, तार, कंडवा हो गया, कंडवा सुदमन भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं, तो आपको सारे ध्यान रखने हैं भाई। चलो, महात्मा गांधी ने ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसे कहा भाई? देखो, ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसे, देखो किसने ईसाई धर्म अपना लिया? विक्टर मोहन जोशी ने आपका ईसाई धर्म अपना लिया था, बाद में उन्हें महात्मा गांधी ने ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प भी कहा है, ठीक है। बाकी देवकी ने बच्ची लाल आर्य, हरगोविंद पंत, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राज्य में बोई जाने वाली कौणी किस ऋतु की फसल है भाई? देखो, कौणी पर्वतीय क्षेत्र में बोई जाती है, कौणी के साथ खरीफ की फसल है भाई। कौणी के अलावा देखो खरीफ की फसल होगी, धान हो गया आपका, मक्का हो गया, मंडुआ या कोदों, झंगोरा हो गया। तो ये सारी की सारी खरीफ की फसल है भाई। बाकी रबी की फसल आपको पता है, गेहूं हो गया, ठीक है, जौ, चना मटर, ठीक है। ये सारी की सारी रबी की फसल है। बाकी जायद की फसल होती है बहुत सारी, जैसे खीरा, ककड़ी, ठीक है, तरबूज। चलो नेक्स्ट देखना, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा में, ठीक है। देखो सीरियल याद रखना आपको, अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के बाद आपका हो जाएगा पौड़ी हो जाएगा सबसे ज़्यादा। सबसे कम, अगर कम में देखें तो सबसे कम हरिद्वार का लिंगानुपात है भाई, ठीक है। उसके बाद उधम सिंह नगर का है, उसके बाद देहरादून का है, उसके बाद नैनीताल का है, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला आपका अल्मोड़ा है, जहाँ पर 1139 लिंगानुपात है भाई। बाकी रुद्रप्रयाग में 1114 लिंगानुपात है, पौड़ी में 1104 लिंगानुपात है, ठीक है। बाकी लिंगानुपात, उत्तराखंड का लिंगानुपात आपको पता है 963 है, ठीक है। लिंगानुपात में उत्तराखंड भारत में 13वें नंबर पर आता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं भाई, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में ठर पूजा, देखो यहाँ पे समझना, राज्य में ठर पूजा उत्सव, एक उत्सव होता है राज्य में ठर पूजा उत्सव, और ये किस जिले में मनाते हैं? देखो ये होता है आपके उत्तरकाशी में। देखो आपने पढ़ा होगा, जो उत्तरकाशी के रवाई जौनपुर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ठर पूजा उत्सव होता है, रवाई जौनपुर वाला। देखो आपने पढ़ा होगा, परीक्षा वाणी या बुक में लिखा है, एक त्यौहार होता है, उत्सव होता है फुल संक्रांति, ठीक है, या जिसे फुल देई त्यौहार भी बोलते हैं, फुल देई त्यौहार, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चे लोग, जो बच्चे होते हैं, सुबह सुबह बैसाख के महीने, या फिर जब हमारा जो हिंदी वाला जो कैलेंडर होता है उसमें जो पहला 9 वर्ष आता है, चैत आता है ना, तो 9 वर्ष का पहले दिन, उस समय 9 वर्ष के समय फुल संक्रांति या फुल देई त्यौहार मनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं भाई, इसमें सुबह सुबह जंगल से या आसपास से फूल इकट्ठा करते हैं, और फूल इकट्ठा करते हैं तो एक आंगन होता है गाँव में, तो वहाँ पर एक बनाया जाता है पत्थरों का, ऐसे, ठीक है, ऐसे पत्थरों से एक मूर्ति टाइप की बनाई जाती है, बहुत सारे पत्थर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसकी पूजा करते हैं भाई बच्चे, सुबह इसकी पूजा करते हैं आंगन में। उसके बाद घर जाके सबके जो जितने भी लोग होते हैं घर पे, वहाँ पर उनके ऊपर फूल फेंकते हैं। तो ऐसी पूजा होती है भाई, ठीक है। तो ऐसे उत्सव है, तो इसको बोलते हैं, जो ये बनाया होता है पत्थर का, रवाई जौनपुर में होता है, आंगन में जो पत्थर का बनाया जाता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ठर बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठर पूजा उत्सव होता है उत्तरकाशी में फुल संक्रांति या फुल देई के समय। चलो नेक्स्ट देखना, 66 क्वेश्चन, सही मिलान करना है आपको यहाँ पर। तो सही मिलान देखना भाई, मद्रास बम कांड में हमारे उत्तराखंड से कौन से व्यक्ति जुड़े थे भाई? तो मद्रास कांड में जुड़े थे भाई इंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, इंद्र सिंह गढ़वाली जुड़े थे, ठीक है। और ये मद्रास बम कांड 1933 में होता है। बाकी गडोदरिया स्टोर कांड से जुड़े थे आपके भवानी सिंह, और ये होता है 1930 में। ऊंटी बैंक डकैती कांड से जुड़े थे आपके बच्चूलाल शाह, ये भी होता है 1933 में, ठीक है। बाकी इसका क्या हो जाएगा भाई, 3-2-1 यानी कि ऑप्शन ए, 3-2-1 एक ही आ रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 67,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं में नज़रबंद किए गए प्रथम व्यक्ति, देखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में जो नज़रबंद किए गए थे सबसे पहले हरगोविंद पंत को, ठीक है, इन्हें सबसे पहले नज़रबंद किया गया था। बाकी ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं होती है भाई, जो इससे पहले अभी एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, देघाट कांड होता है, सालम की क्रांति होती है, सल्ट की क्रांति होती है, गुजरू की क्रांति होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 68 क्वेश्चन। 18 अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड में शहीद होने वाले कौन कौन से थे भाई? तो देघाट गोलीकांड होता है 18 अगस्त 1942 को, तो 1942 की क्रांति के समय हो भाई ये, ठीक है। तो देघाट गोलीकांड में जो शहीद होने वाले थे आपका 1942 में, एक थे हरिकृष्ण उप्रेती और दूसरे थे हीरामणि बडोला, ठीक है, यानी कि 2 और 5, ठीक। बाकी आपने पढ़ा होगा नरसिंह धानक और टीका सिंह भाई, ये 2 व्यक्ति शहीद होते हैं सालम की क्रांति में, सालम की क्रांति में। और सालम की क्रांति होती है आपकी भाई 25 अगस्त 1942 को, ठीक है, अल्मोड़ा में। सालम की क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं राम सिंह आज़ाद करते हैं, उनके नेतृत्व में सालम की क्रांति होती है 25 अगस्त 1942 को, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा कि 2 सगे भाई, ठीक है, गंगाराम और खीमदेव, 2 सगे भाई गंगाराम और खीमदेव किस आंदोलन में शहीद होते हैं? तो सल्ट की क्रांति होती है भाई 1942, 5 सितंबर 1942 को सल्ट की क्रांति अल्मोड़ा में होती है, और यहाँ पर शहीद होते हैं गंगाराम और खीमदेव, 2 सगे भाई होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्थानीय भाषा में उस बर्तन को क्या कहा जाता है जिसमें दही मथी जाती है? देखो स्थानीय भाषा में बोलते हैं उसे परोटा, ठीक है, परोटा होता है एक गांव में, उसमें दही मथी जाती है या दही को ले जाया जाता है। बाकी गोट क्या होता है भाई? गोट ये पूछा गया क्वेश्चन है, गोट जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जानवरों या पशुओं को रखा जाता है, पशुओं को जहाँ पर रखा जाता है उसे बोलते हैं गोट। बाकी छानी, छोनी नहीं होगी, छोनी या छानी, ठीक है, छानी भी होती है भाई एक, आपने छानी देखी होगी, छानी, ठीक है, छानी होता है एक आवास टाइप का, जहाँ पर गाँव में लोग रहते हैं या पशुओं को रखते हैं, ठीक है। पशुओं को रखने के लिए गोट होता है। खर्क जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, ऊंचे हिमालय क्षेत्र में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है या पशुओं को ले जाया जाता है, वहाँ पर उसे बोलते हैं खर्क। देखो उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन देखना, नई संसद भवन के पीपुल्स हॉल में बनाई गई एप्पण चित्रकला, ठीक है, एप्पण चित्रकला किस जिले की हेमलता कबड़वाल ने तैयार की? देखो जो संसद भवन में जो एप्पण कला रखी गई है भाई, वहाँ पर चित्रकला है, उसको बनाया था हेमलता कबड़वाल ने। तो ये किस जिले की है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, उत्तराखंड की है, इन्होंने बनाया एप्पण चित्रकला और वो रखी है संसद भवन में, तो वो हो जाएगी भाई आपकी नैनीताल की, नैनीताल जिले से है, तो नैनीताल ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है, नैनीताल देखो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नैनीताल। चलो भाई, तो ये आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन थे 40, ठीक है। इसके बाद जीएस का स्टार्ट हो जाएंगे, तो दूसरे तो जीएस के क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है भाई वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी 1950 को, है ना, क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसी वजह से जो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत जो है 2011 से की थी। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस की शुरुआत जो है कब से हुआ था, कब से स्टार्ट किया गया था? तो 2011 से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। थोड़ा सा इनके बारे में जानना है, यहाँ से और भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने जो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की मतलब क्या की है इन्होंने, मतलब व्याख्या करते हुए जो है उसके मतलब भारत के संविधान के बारे में लिखा है। और अपनी इनकी जो है 2 पुस्तकें भी आई। एक पुस्तक है भारत का संविधान आधारशिला, ठीक है ना, भारत का संविधान आधारशिला। एक तो इनकी ये पुस्तक है भारत के संविधान के ऊपर लिखी है, और ये अमेरिका के हैं भाई, है ना। और दूसरी जो पुस्तक है इनकी वो है लोकतांत्रिक संविधान कार्य कर रहा है भारतीय अनुभव,
ठीक है ना, एक पुस्तक आपकी है ना। तो ये 2 पुस्तकें भी इन्होंने भारत के संविधान के बारे में लिखा है कि भारत का संविधान कैसा है, उसके बारे में अपना मतलब वो दिया है, तर्क दिया है ना। तो भारत के संविधान की तारीफ करते हुए इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। 2 पुस्तकें भी निकाली इन्होंने ये। इसके अलावा जो है इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया था, ठीक है ना। तो पद्मश्री भी दिया गया था भारत सरकार द्वारा ग्रेनविल ऑस्टिन को, जिन्होंने क्या किया था कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को क्या लिखा था कि भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी भारत के संविधान को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो नमक कानून के विरुद्ध जो महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च को हुई थी, है ना। 12 से लेकर 6 अप्रैल 1930, है ना। 1930 में हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो ये नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ हुई थी, है ना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत ही नमक कानून तोड़ने से हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो है वो ये क्या था? ये 1919 से 1924 तक चला था, है ना। तो जो तुर्की के सुल्तान थे, कौन थे? तुर्की के सुल्तान के पक्ष में जो है ये आंदोलन चलाया गया था। आप लोगों ने खलीफा सुना होगा, तो खलीफा के प्रमुख से संबंधित ये आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, वहीं से इसका नाम पड़ा था। और आपने सुना होगा अली बंधुओं का नाम। तो जो अली बंधु थे, 2 भाई थे अली बंधु, तो अली बंधुओं ने क्या किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो खिलाफत आंदोलन तो आपका नमक कानून से नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है? तो भारत का जो भाई राजस्थान राज्य है, यहाँ पे जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में टोटल जितना जिप्सम का उत्पादन होता है उसका 90% उत्पादन जो है जिप्सम का कहाँ से किया जाता है? राजस्थान से किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो 2 कथन दे रखे हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, तो बिल्कुल सही है, ए वाला। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट निकालने की क्या है? शक्ति प्रदान है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और क्या कहते हैं, प्रतिषेध के अलावा आपका उत्प्रेषण, है ना। तो ये 5 प्रकार की याचिका निकालने की शक्ति है। तो ये जो है जो मतलब आर था, ये आर भी सही है और ए भी सही है, और जो आर है वो ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो बुली शब्द का प्रयोग है भाई ये हॉकी में किया जाता है, तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुली शब्द का प्रयोग जो है किस में किया जाएगा? हॉकी में किया जाएगा। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। हम अगर देखें तो 1980 का जो दशक था भाई, 1980 के दशक में जो पीटी उषा, इन्होंने भारत को कुल जो है 23 पदक दिलाए थे भाई। कितने पदक दिलाए थे? 23 पदक। 1980 के दौरान जो है पीटी उषा बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में थी, बहुत ज़्यादा मतलब एथलेटिक्स मतलब बहुत तगड़ी रेसर थी, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और इनमें 23 पदकों में से जो है 14 क्या थे? आपके स्वर्ण पदक थे। क्या थे? स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ये बहुत क्या कहते हैं महान एथलीट रही है भारत की, तो इसी को क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? जैसे हम अभी कर रहे थे बात, तो क्वेश्चन इसी टाइप का था पहले भी। तो 5 प्रकार के रिट निकालने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें आपका क्या होता है? एक आपका परमादेश उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, और एक इसके अलावा जो है क्या था आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में तो क्या होता है? अगर किसी भी बंदी बनाए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया, तो ये वाली ये रिट दायर की जा सकती है, क्योंकि 24 घंटे का नियम होता है। किसी भी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। दूसरी परमादेश का मतलब क्या होता है? कि जब कोई व्यक्ति जो है जो मतलब जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी कोई अपना काम जो है नहीं कर पा रहा है या काम नहीं करता है ना,
तो उस पर जो परमादेश की याचिका दायर की जा सकती है। जैसा आप बोल सकते हो कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अपने ड्यूटी पे जा रहा है, कभी 10 बजे की अगर उसका मतलब स्टार्ट हो रहा है उसका ड्यूटी का टाइम, वो कभी 12 बजे पहुंच रहा है ना, और छुट्टी का टाइम 5 बजे, तो 4 बजे जा रहा है, तो ऐसे करके, या फिर मतलब ड्यूटी पे ही नहीं आ रहा, तो उस पर परमादेश की याचिका दायर की जा सकती है ना। अगर हम बात करें अधिकार परीक्षा का, तो इसको थोड़ा सा इन दोनों को इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सेम है। ये भी जैसे सरकारी कर्मचारी, अधिकार परीक्षा का मतलब है कि अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, जैसे सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करनी थी, उसने किसी सरकारी कार्यालय में कोई क्लर्क है और वो जाके जो है किसी दूसरे जगह जाके काम कर रहा है, अपना जैसे बिजनेस कर रहा है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, तो मतलब अपना काम को छोड़कर कोई दूसरा काम कर, तो अधिकार परीक्षा का याचिका दायर की जा सकती है, किस हैसियत से तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया। उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पर लगाता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय देता है, जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय नैनीताल, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय दे दे, और वो मतलब क्या है कि सपोज यूपी में कोई केस हुआ और उस यूपी के केस को लेकर उसके ऊपर निर्णय दे दे, या फिर मतलब गलत निर्णय दे दे, तो उसकी जो है फाइल को रीओपन की जाती है, तो उसको उत्प्रेषण कहता है। वो रीओपन कहाँ की जाएगी, आपकी सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी, तो उसको उत्प्रेषण कहते हैं। प्रतिषेध या प्रोविशन का मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं कोई उच्च न्यायालय कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है या बिल्कुल एकदम केस को लंबा लेके जा रहा है, तो उसको रीओपन, जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है उस केस को, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा कि स्टे ऑर्डर लाना है ना, वो भी इसको बोल सकते हो आप लोग। तो ये देखो कि इनमें से कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बंदरगाह कहलाता है। देखो भाई, जैसे आप अगर बंदरगाह की बात करें, नावा शेवा बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये भारत का प्रथम बंदरगाह नहीं है, ठीक है ना। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में है, तो ये पश्चिमी बंगाल में है, तो ये भी भारत का प्रथम बंदरगाह नहीं है। कालीबंगन वैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है ना, तो ये कहाँ पे आपका, ये आपका राजस्थान में है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है कालीबंगन, है ना। लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये कहाँ पे है, गुजरात में, है ना, गुजरात में, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और इसी को भारत का सबसे पुराना बंदरगाह या भारत का प्रथम बंदरगाह माना जाता है, किसको, लोथल को। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य, मतलब इनके बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। बिल्कुल सही है कि जो फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, है ना। दूसरी बात कि इन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य राज्यपाल के रूप में भी क्या है, सेवाएं दी है। ये गलत है, यहाँ पे केरल नहीं, ये जो है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु राज्य में ये क्या है, राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी 1997 से 2001 तक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली मुस्लिम महिला थी, मतलब पहली मुस्लिम महिला थी। ये बिल्कुल सही है कि इससे पहले जो है इस पोस्ट पर जो है कोई भी मुस्लिम महिला नहीं पहुंच पाई थी, तो फातिमा बीबी पहली थी, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि अनुच्छेद, इन सभी अनुच्छेद में क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं ना। 61 की बात करें तो राज्यपाल, है ना, जो राज्यपाल है, जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल को 5 प्रकार की क्या मिलती है, क्षमादान शक्ति। राज्यपाल को जो क्षमादान शक्ति, जैसे राष्ट्रपति को मिलती है क्षमादान शक्तियां, वैसे राज्यपाल को भी क्या मिलती है, क्षमादान शक्तियां मिलती है, तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। दूसरे राज्यों में जो क्या होता है, आपके राज्यों में क्या, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के लिए जो प्रावधान है वो किसमें, अनुच्छेद 164 में। 162 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, राज्यों में कार्यपालिका का विस्तार है ना, इसमें क्या है, कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 165 में क्या आपका, महाधिवक्ता की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 165 में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और त्रिकुट सेना के बीच लड़ा गया था। ये बिल्कुल सही है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों के और त्रिकुट सेना के बीच लड़ा गया था। दूसरा है त्रिकुट सेना में मीर कासिम, बिल्कुल सही है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ये भी सही है। तथा मुगल बादशाह शाह आलम प्रथम नहीं थे, बल्कि शाह आलम कौन से थे, ये द्वितीय थे मुगल बादशाह। तो ये आपका यहाँ पे शाह आलम द्वितीय होना चाहिए था, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बक्सर की लड़ाई ने यह तय कर दिया था कि अंग्रेज भारत में शासन करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। बक्सर के युद्ध से यह तय हुआ था कि अंग्रेज भारत में क्या करने वाले हैं, शासन करने वाले। अगर अंग्रेज यहाँ पे हार जाते तो अंग्रेजों को यहाँ से बोरी बिस्तर बांधना पड़ता भाई, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही, मतलब आपका आंसर हो गया आपका बी, तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो देखो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भाई। देखना आप लोग कहां से गुजरती है, जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, ये देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, आप लोग देखना।
ये थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाया रफली, तो यहाँ से गुजरती है भाई 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे आपका जो है यूपी से जाएगी है ना, यूपी के नीचे जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से इधर आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के नीचे यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका आंसर हो जाएगा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखो भाई, जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी, है ना। और ध्यान देना चाहिए, जो अर्जुन पुरस्कार है ये क्या है आपका, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें जो है 15 लाख रुपए जो है नगद राशि दी जाती है, कितनी, 15 लाख रुपए। लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है वो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं ना। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। और 2021 में, ये भी ध्यान रखना, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो 2021 में इसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। पहले क्या कहते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से इसको क्या किया गया था, जाना जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तुरंत पश्चात बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने की थी? आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलाहाबाद की संधि थी भाई, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। जो 1665 लिख दिया, 1765 में जब क्या हुई थी आपकी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इस इलाहाबाद की संधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, है ना। और उसी समय जो है तुरंत रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया था, इलाहाबाद की संधि के तहत जो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है ना। बात करें जरा इनकी, वो 1769 में हुई थी, है ना। ये हैदर अली के साथ की थी अंग्रेजों ने। और जो सूरत की संधि है ये आपकी 1775 में हुई थी। और अगर हम पुरंदर की संधि बढ़े, जो शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी, ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, है ना। तो ये संधियों का भी डेट सन याद रखना, पूछ लेता है कई बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है ना। स्वांग किस राज्य का लोक कला नृत्य है? तो आपको ध्यान रखना है, स्वांग जो है किस राज्य का है, तो हरियाणा का है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा, कौन सा कथन सही है इनमें से। 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी, बिल्कुल सही है। 1784 में जो मैंगलोर की संधि, क्योंकि 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उस बाद 1784 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था, मैंगलोर आंग्ल मैसूर युद्ध। और उसमें जो है 1784 में मैंगलोर की संधि के तहत जो है ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो खत्म हुआ था। दूसरी बात, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण टीपू सुल्तान ने करवाया था। तो ये टीपू सुल्तान ने नहीं करवाया था, बल्कि किसने करवाया था, हैदर अली ने करवाया था। तो ये गलत हो गया आपका। जो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था वो हैदर अली ने करवाया था भाई, टीपू सुल्तान ने नहीं करवाया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, हैदर अली को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। सीधा साधा दैत्य हैदर अली को नहीं कहा जाता था, किसको कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। किसको, टीपू सुल्तान। सीधा साधा दैत्य किसको कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। टीपू सुल्तान हैदर अली के ही पुत्र थे भाई, ठीक है। टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर या शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो पहला और चौथा क्या है आपका सही है, इसका मतलब बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। बी में फर्स्ट और केवल फर्स्ट और 4 सही है, ये दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है? हमेशा लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है इनमें से, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। एक ही प्रक्रिया और एक ही युग में निर्मित अटकों और शिखरों के समूह को पर्वत श्रेणी कहते हैं। देखो भाई, अटक क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप लोग देखो कि जो ये अटक है, अटक क्या होता है, ऐसी पर्वत श्रेणी, मतलब जो पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वत जो मतलब लंबे और संकरे होते हैं और जिनके ऊपर बहुत सारे दर्रे मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, अटक कहते हैं भैया ना। अटक भी एक क्या है, पर्वत का ही मतलब भाग होता है। तो ऐसा एक तो पर्वत आपका ये हो गया, और एक पर्वत आपका इस तरीके से जैसे बन गया आपका ना, ऐसे करके कोई पर्वत बन गया आपका ऐसे करके, और ये पर्वत जो इस तरीके से क्या है आपका लंबे में ऐसे फैला हुआ, इसके ऊपर दर्रे भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, अटक कहते हैं। और शिखर आपको पता है कि पर्वत के ऊपर वाला, जब ये एक ही सीध में आ जाते हैं अटक और शिखर, और तो मतलब क्या है, एक ही प्रक्रिया से और एक ही युग में निर्मित होते हैं, तो उनको ही क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अलग अलग प्रक्रिया और अलग अलग युग में निर्मित 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणियां पर्वत श्रृंखला कहलाती है। बिल्कुल सही है। जब 2 पर्वत श्रेणियां आती, जैसे आपकी एक तो आपकी ये हो गई पर्वत श्रेणी हो गई, एक बिल्कुल ऐसी एक पर्वत श्रेणी और आ गई, लेकिन और आ गई, और अलग अलग उसमें बनी, अलग अलग प्रक्रिया से बनी है, लेकिन ये एक ही श्रृंखला में आ जाए अगर, है ना, तो उसमें उनको क्या कहते हैं, आपका पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है।
उसको क्या कहेंगे, आपका पर्वत श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है एक ही युग में निर्मित एक ही प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणियां क्या कहलाती है, पर्वत तंत्र कहलाते हैं। देखो जरा यहाँ पे देखो, अब जो पर्वत श्रेणियां होती है वो बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला होगी, लेकिन कह रहा है कि एक ही प्रक्रिया और एक ही युग में निर्मित होगी और दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणियां होगी, वो पर्वत तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पर्वत तंत्र जो है ऐसे होते हैं जैसे आपने अमेरिका देखा होगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी एरिया है, उस पश्चिमी एरिया में जितने भी आपके पर्वत बनते हैं, आपका एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है ना, ऐसे करके आप देखना इस तरीके से, या ये पश्चिमी इलाका है तो इन्हीं में आपके बनते हैं ये पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, सॉरी पर्वत तंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। लंबे और संकर पर्वत जहाँ अधिक दर, यहाँ पे दर्रे होना चाहिए था, दर्रे मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्डिलेरा कहते हैं। देखो भाई याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या होता है कि जहां पे क्या होता है, जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे हम पर्वत श्रेणी, एक पढ़ रहे थे हम पर्वत श्रेणी, दूसरा पढ़ रहे थे हम पर्वत श्रृंखला, है ना, पर्वत श्रृंखला, और तीसरा पढ़ रहे हम क्या, तीसरा पढ़ रहे हम पर्वत क्रम, है ना, या तो पर्वत क्रम बोल सकते हैं या पर्वत तंत्र बोल देंगे इसको, पर्वत तंत्र। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ी, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र। आप ये बोल सकते हो कि पर्वत श्रेणी से ही पर्वत श्रृंखला बनती है और पर्वत श्रेणी से ही पर्वत तंत्र बनता है। लेकिन पर्वत तंत्र जो होता है, अभी हम देख रहे थे पर्वत तंत्र क्या होता है कि जब एक ही युग में और एक ही प्रक्रिया से बहुत सारे पर्वत श्रेणी बनेंगे तो उसको पर्वत तंत्र बोलते हैं, और जब अलग अलग युग में और अलग अलग प्रक्रिया से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां बनेगी तो उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन जब ये पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला और पर्वत तंत्र सारे के सारे मिल जाते हैं आपस में, जैसा आपका उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका का जो पश्चिमी इलाका, उसमें मिलने वाले सारे पर्वत श्रृंखला क्या कहलाते हैं, तो उनको ही कार्डिलेरा कहते हैं। और इसी कार्डिलेरा को जो है क्या कहते हैं, प्रशांत कार्डिलेरा भी कहते हैं, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी इलाका, वहां पर प्रशांत महासागर, तो प्रशांत कार्डिलेरा भी इसको क्या कहते हैं, बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी वाला गलत है यहाँ पर, क्योंकि डी की ये परिभाषा जो कार्डिलेरा के लिए, ये परिभाषा सही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शिस्ट एक रूपांतरित चट्टान है जिसका निर्माण नहीं होता है। जो शिस्ट है एक रूपांतरित चट्टान है। भाई क्या शिस्ट का निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है, तो बिल्कुल सही है, आग्नेय चट्टान से होता है। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं यहाँ पे, कमेंट करके जरूर बताना, क्या शिस्ट का निर्माण रूपांतरित चट्टान से होता है। रूपांतरित चट्टान, खुद शिस्ट रूपांतरित चट्टान है और रूपांतरित चट्टान का से भी रूपांतरित चट्टान बन सकती है, तो ये भी सही कह रहा। लेकिन अवसादी चट्टान से शिस्ट नहीं बनता है, तो अवसादी चट्टान से मतलब रूपांतरित चट्टानें बनती है लेकिन शिस्ट नहीं बनता अवसादी चट्टान से, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो नहीं बनता है, जो नहीं है, गलत है, वही आपको ढूंढना था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अवसादी चट्टान से शिस्ट बनता है और रूपांतरित चट्टान से भी शिस्ट बनता है, लेकिन आग्नेय चट्टान से भी शिस्ट बनता है, रूपांतरित चट्टान से भी शिस्ट बनता है। तो आग्नेय और रूपांतरित, किस आग्नेय चट्टान से शिस्ट बनता है और किस रूपांतरित चट्टान से शिस्ट बनता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अवसादी चट्टान से शिस्ट नहीं बनेगा, तो सी तो आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। देखो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए देखो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर को बढ़ा सकता है। देखो सीआरआर क्या होता है, सीआरआर वो होता है किसी भी बैंक के एनडीटीएल का वो अनुपात होता है या वो रेशियो होता है जिसको बैंक को क्या है आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। अभी जो सीआरआर चल रहा है वो 4% चल रहा है ना। अगर आरबीआई जो सीआरआर को बढ़ा देगा तो जो बैंक का पैसा, वो ज्यादा पैसा किसके पास चले जाएगा, आरबीआई के पास चले जाएगा। और आरबीआई के पास चला जाएगा तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू जो है काफी कम हो जाती है और वस्तुओं की वैल्यू बढ़ती है। यानी कि मार्केट में मुद्रा बहुत ज्यादा है, मुद्रा की वैल्यू घटने का मतलब है कि मार्केट में क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है, और मुद्रा की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में पैसा क्या है, बहुत कम है। तो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है मुद्रास्फीति में, तो इस पैसे को कम करना होता है, तभी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। तो जब कम तभी होगा जब पैसा किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। यानी कि हमने ये देखना कि किससे जो है पैसा, जो मतलब हमारी मुद्रा है, मुद्रा किसके पास जानी चाहिए, आरबीआई के पास जानी चाहिए, ताकि मतलब लोगों के पास मार्केट में ज्यादा पैसा ना हो। तो उसी को हम मुद्रास्फीति नियंत्रण बोलेंगे, ठीक है। तो जब आरबीआई जो है सीआरआर को बढ़ाएगा, 4% से ज्यादा कर देगा, तो आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जाएगा, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या कह रहा है, इसके सही कह रहा है। हमने क्या ढूंढना है, क्या कदम उठाया जा सकता है। दूसरा देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर को बढ़ा सकता है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर अगर हम देखें तो एसएलआर क्या होता है कि जो बैंक होता है वो अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है तरल रूप में, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं।
तो इसको जो अभी SLR अभी 18% है, इसको भी RBI अगर बढ़ा देगा तो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं जा पाएगा। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा सकता है। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो दर है जिस दर के तहत जो है RBI क्या देती है, बैंक को लोन देती है। तो RBI अगर बैंक लोन बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, है ना, रेपो रेट को अगर बढ़ा देगी RBI, तो रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक RBI से बैंक जो है लोन उधार नहीं लेंगे, और जब उधार नहीं लेंगे तो वो मतलब लोगों को उधार भी कहां से देंगे, मतलब जनता के बीच में भी पैसा कम जाएगा। तो ये मतलब बिल्कुल एकदम सही है कि इसको बढ़ाना पड़ेगा RBI को। और रिवर्स रेट और रेपो रेट दोनों को बढ़ा सकता है, मतलब रिवर्स रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जिसके तहत जो है बैंकों का पैसा RBI के पास जमा होता है, और RBI क्या देता है, इसके बदले बैंक को ब्याज देता है। तो अगर RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको देगा, RBI के पास रखेगा, क्योंकि RBI से उसको क्या मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो लोगों को उतना वो क्या कहते हैं, आपको जनता के बीच में पैसा ज्यादा लेके नहीं आएगा। तो ये पैसा भी किसके पास जाएगा, दोनों ही तरीके से RBI के पास जा रहा है। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या है, सही है, ये सभी को बढ़ाएगा मतलब RBI। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यदि किसी देश की GDP लगातार 2 तिमाही तक गिरती है तो इसे आर्थिक मंदी कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम सही है। यदि किसी देश की GDP जो है लगातार 2 तिमाही का मतलब है, 2 तिमाही मतलब 1 तिमाही मतलब 3 महीने, 2 तिमाही मतलब 3 करके 2 महीने, यानी कि 6 माह हो गया ये। तो 6 माह तक अगर लगातार जो किसी देश की GDP गिरती है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर गिरता है मतलब प्रोडक्ट कम बनते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, आपका 2 तिमाही तक यानी कि 6 महीने तक लगातार गिरती है तो इसको आर्थिक मंदी कहते हैं। दूसरा, जब देश की GDP में लगातार गिरावट आए और बेरोजगारी बढ़ती है तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आर्थिक मंदी के लिए सही परिभाषा है कि अगर लगातार GDP में गिरावट आती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है, मतलब बेरोजगार लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं ज्यादा, तो उसको भी क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं। ये भी सही है। 2020 में आर्थिक मंदी को RBI ने तकनीकी मंदी कहा था। ये 2020 में जो आर्थिक मंदी आई थी, ये 2020 की जो आर्थिक मंदी है भाई, ये आई थी 2020 में कोरोना काल में, है ना। तो इसको RBI ने क्या कहा था, तकनीकी मंदी कहा था। तो ये भी आपका क्या है, सही है। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिली थी, मतलब 2008 में वैश्विक विश्व स्तर पर जो है आर्थिक मंदी आई थी। तो ये भी क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। तो सारे के सारे सही है, तो सभी सही है। तो डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय के पर्वत चोटियों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाए। जो महान हिमालय है मतलब जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, उसके पर्वत चोटियों को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है भाई, सही क्रम में। तो आप लोग देखना, अगर हम यहाँ पे देखें तो नंगा पर्वत तो नेपाल में, धौलागिरी भी आपकी नेपाल, नंगा पर्वत तो आपका क्या कहाँ हो जाएगा, नंगा पर्वत हो गया आपका पाकिस्तान में, ठीक है। नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर है भाई नंगा पर्वत। नंदा देवी है, तो नंदा देवी जो है इससे मतलब आगे आपका हो जाएगा, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद आपका अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, ये गौरी शंकर इससे पहले होना चाहिए था, तो ये भाई आपका गलत हो गया, ये नहीं है सही, ठीक है। यहाँ पे देखा, अगर इनके अलावा देखो तो ये नेपाल में है, ये भी नंदा देवी उत्तराखंड में है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, धौलागिरी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इसके बाद होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंदा देवी है, नंदा देवी के बाद धौलागिरा पाकिस्तान नेपाल में है, फिर अन्नपूर्णा है, ये भी नेपाल में, इसके बाद इसके आगे है, फिर गौरी शंकर, इससे थोड़ा और आगे माउंट एवरेस्ट इससे आगे, और माउंट एवरेस्ट से आगे कौन आ जाती है आपकी, फिर कंचनजंगा आ जाती है सिक्किम में। तो ए वाला इसका क्या हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, भारत के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारत में जब अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो उस समय जो है देखो, जो लॉर्ड वेवेल थे, ये भारत के क्या थे, ये भारत के उस समय वायसराय थे। जो वायसराय था उसी ने अंतरिम सरकार की अध्यक्षता की थी, और उपाध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे, और यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए क्रमशः कितने सत्र और बैठकें हुई थी। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो संविधान के निर्माण में भाई टोटल 11 तो हुए थे सत्र, और 166 हुई थी बैठकें। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प नहीं है इनमें से सही, सशक्त बेटी परियोजना उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। तो बिल्कुल एकदम ये सही है। ई दृष्टि परियोजना का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में डाटा संचालित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। यह भी बिल्कुल एकदम सही है। सशक्त बेटी और ई दृष्टि दोनों परियोजनाओं की शुरुआत 4 जनवरी 2024 को हुई थी। 2024 को नहीं हुई थी, ये 2025 को हुई थी भाई। कब हुई थी, 2024 को नहीं, 2025, मतलब कब हुई थी, 4 जनवरी 2025। 4 जनवरी सही है, लेकिन 2024 में नहीं, 2025 में हुई थी। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उपरोक्त तीनों विकल्प सही। मैं आपको क्या ढूंढना था, कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी 2025 में किस योजना को शुरू किया था। तो इसको शुरू किया था भाई कैशलेस उपचार योजना। अगर मतलब किसी को एक्सीडेंट हो जाता, अगर है ना, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें कैशलेस योजना के तहत जो उनका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। तो ये सी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था? तो किस मंत्रालय ने किया था? तो रक्षा मंत्रालय, क्योंकि 2025 में जो है रक्षा के क्षेत्र में जो बहुत उपलब्धियां हासिल की है भारत ने, तो इसीलिए इसको सुधारों का वर्ष जो है घोषित किया था रक्षा क्षेत्र को, है ना, रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, भू सूचना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में सटीकता व पारदर्शिता लाने के लिए 18 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस कार्यक्रम को शुरू किया? शिवराज चौहान ने किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो भाई ये किसके लिए है? भू सूचना माध्यम, भूमि प्रबंधन की सटीकता और पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है नक्शा कार्यक्रम, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, नक्शा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, है ना, जो वेतन आयोग है वो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो बिल्कुल एकदम सही है ना। जनवरी 2025 में 8वें जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसको मंजूरी मिल गई भाई। ठीक है, 7वां वेतन आयोग 2015 में लागू हुआ था। देखो 2015 में लागू नहीं हुआ था, 2015 में इसको क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी, और 2016 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। ये ध्यान रखना, 2016 में लागू हुआ था, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है, वही ढूंढना था, तो ये आपका सही नहीं है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। वेतन आयोग प्रत्येक 10 साल में लागू होता है, तो ये बिल्कुल एकदम सही है, लगभग, मतलब ऐसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार जो है लगभग 10 साल में लागू करती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि मंजूरी 2025 में मिली थी, जनवरी 2015 में मंजूरी मिली थी, फिर 2025 में मंजूरी मिली है, 2026 में लागू होगा, तो अब जो है 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 में लागू होगा, मतलब लगभग 10 साल के बाद। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।